वैसे इन इंसेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। This call is now being recorded. Now we will start with genetic variations. जीन्स में वेरिएशंस आते क्यों हैं? बिकॉज वेरिएशंस आएंगे तो इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, स्टिल ऑनगोइंग प्रोसेस है। फॉर इवोल्यूशन वी नीड जेनेटिक वेरिएशंस। हमें वेरिएबिलिटी चाहिए, और ऐसी वेरिएबिलिटी चाहिए जो जीन्स आफ्टर जीन्स, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहे, है ना। जैसे हमने पढ़ा था वेरिएशन फर्स्ट क्लास में, बिल्कुल। तो उसमें यह था कि सोमैटिक वेरिएशन होते हैं और जर्मिनल वेरिएशन होते हैं। फिर जर्मिनल को दो में डिवाइड किया था, डिसकंटिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस। तो उस टाइम पे आपको बताया था कि जो सोमैटिक वेरिएशंस हैं, जिन पे लैमार्क की थ्योरी बेस्ड थी, वो हमारी बर्थ के बाद आते हैं और डेथ के साथ चले जाते हैं। दे आर नॉट ट्रांसफरेबल, तो उनको हमने नॉन इनहेरिटेबल वेरिएशंस का भी नाम दिया। हमें वेरिएशंस वो चाहिए जो जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकते हैं, दोज आर कॉल्ड जर्मिनल वेरिएशन। और आपने पढ़ा था कि वो दो टाइप के हैं, कॉन्टिन्यूअस जो बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर आते हैं, एंड डिसकंटिन्यूअस जो बिकॉज ऑफ म्यूटेशन आएंगे। तो बेसिकली जो जर्मिनल वेरिएशन है, जिन्हें आप जेनेटिक वेरिएशन बोल रहे हैं, which are transferred from one form to another, one generation to next, वो दो रीजन की वजह से हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन, अदर वन इज म्यूटेशन। तो हमें उसमें से म्यूटेशन वाला एंगल पढ़ना है। क्रॉसिंग ओवर के बारे में ऑलरेडी आप अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो क्रॉसिंग ओवर के हिसाब से ही पढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ रहे थे। अब हम वो वेरिएशंस पढ़ेंगे जो म्यूटेशन के थ्रू आते हैं, जो डिसकंटिन्यूअस जेनेटिक वेरिएशन के एग्जांपल्स में आएंगे। So our next topic is genetic variations. एक इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं सिर्फ कंसिडर कर रहा हूँ कि जेनेटिक वेरिएशंस दो रीजन होते हैं, बिकॉज ऑफ टू रीजन। और वो दो रीजन क्या है? वन इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, which arise due to crossing over, and other one is called mutation, जो सडन है, अचानक से आते हैं। इनहेरिट तो होते ही हैं, हम इनहेरिटेबल लिखते हैं। सडन है, इनहेरिटेबल है, डिसकंटिन्यूअस है। आपने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था इसको, वेरिएशंस। तो जो बिना किसी कॉज के सडन है, उनका कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता, बिकॉज वेरिएशन हम अगर हम सोचें कि पास्ट में ये वेरिएशन क्यों आया, तो प्रोबेबली माना जा सकता है कि म्यूटेशन की वजह से हुआ, और उसका कोई डेफिनेट कॉज भी नहीं है कि इसमें हुआ तो बाकी में क्यों नहीं हुआ, या बाकी सब में हुआ तो इसमें क्यों नहीं हुआ। इट्स प्योरली सडन, इसका कोई डेफिनेट कॉज नहीं होता। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता सिवाय इस बात के कि अगर ऐसा होगा तो ये इनहेरिटेबल होते हैं और डिसकंटिन्यूअस। म्यूटेशन में पहला वर्ड ही आता है सडन, इनहेरिटेबल, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन को हम कहते हैं म्यूटेशन। इसकी वजह से होगा क्या? which causes alteration, change, causes alteration of DNA sequences, alteration of DNA sequence है? और इसका फाइनल इम्पैक्ट ये आएगा, इसकी वजह से होगा क्या? देयर आर चेंजेस इन जीनोटाइप्स, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप चेंज होगा, एज वेल एज phenotypes ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो पहली चीज ये है
कि एक सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन होगा, अचानक से कोई वेरिएशन आया, उसका कोई कॉज नहीं है। मान लीजिए हम सबकी बॉडी है, डेली अपनी लाइफ में हम बहुत सारे केमिकल्स या रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं, फिर हम में से कोई भी एक अचानक से एक्सरे से म्यूटेट हो गया, जबकि एक्सरे का एक्सपोजर सभी के लिए है, अल्ट्रावायलेट रेस से मान लीजिए सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं, बट फिर भी किसी अचानक से किसी एक पर्सन में अल्ट्रावायलेट रेस ने म्यूटेशन कॉज कर दिया, तो इसलिए सडन हो गया। कॉज करने के बाद म्यूटेशन जनरली लीथल होते हैं, तो ऑर्गेनिज्म की डेथ ही होनी चाहिए म्यूटेशन से, बट वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो गया, तो सडन हो गया, इनहेरिटेबल हो गया। तो सडन इनहेरिटेबल वेरिएशन आएगा, होगा क्या, उससे उसके डीएनए बदल जाएगा। जब डीएनए बदलेगा एज पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप बदल जाएंगे एज पर जेनेटिक्स, जैसा ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो ये म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन आर द सडन इनहेरिटेबल डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन which causes alteration in the DNA sequences. As a result, genotypes and phenotypes of the organism will change. इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। सर इनहेरिटेबल ओनली सोमैटिक के लिए होगा ना? नहीं, सोमैटिक वाले तो नॉन इनहेरिटेबल होते हैं, जर्मिनल वेरिएशन इनहेरिटेबल होते हैं। फर्स्ट क्लास देखो, जहां से मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया है जेनेटिक्स का फर्स्ट क्लास, तो उसमें आपने लिखा है सोमैटिक वेरिएशन जो नॉन इनहेरिटेबल है और जर्मिनल वेरिएशन जो इनहेरिटेबल है। फिर जर्मिनल में दो टाइप थे, कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस, तो हम पढ़ रहे हैं डिसकॉन्टिन्यूअस जर्मिनल या इनहेरिटेबल वेरिएशन, हम वही पढ़ रहे हैं डिटेल में। वहां तो डेफिनेशन पढ़ के छोड़ दिया था, यहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब चीजें पढ़ेंगे। अब म्यूटेशन की जो थ्योरी थी, पहली बार म्यूटेशन को जो स्टडी किया था वो ह्यूगो ड्रीवीज ने किया था। So mutation was first studies by Hugo Dewey. इन्होंने म्यूटेशंस को स्टडी किया था 1901 में। इन्होंने एक थ्योरी दी, ही प्रपोज द थ्योरी कॉल्ड म्यूटेशन थ्योरी, जो इवोल्यूशन में आप पढ़ते हैं, जो भी आप जूलॉजी में एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें लेमार्क की थ्योरी है, डार्विन की है और ह्यूगो ड्रीवीज की म्यूटेशन थ्योरी है। तो हम यहाँ म्यूटेशन थ्योरी तो नहीं पढ़ रहे क्योंकि वो जू में ऑलरेडी किसी और चैप्टर में दिया है, बस हम मानते हैं कि म्यूटेशन की वजह से भी जेनेटिक वेरिएशंस हो सकते हैं। तो म्यूटेशन थ्योरी एवोल्यूशन में है, दिस इज आल्सो प्रपोज्ड बाय ह्यूगो ड्रीवीज। तो इन्होंने इवोल्यूशन में एक थ्योरी भी दी है जो म्यूटेशन थ्योरी कहलाती है, और कैसे दी है, व्हाइल वर्किंग ऑन, इन्होंने जिस प्लांट पे काम किया था वो इवनिंग प्रिमरोज कहलाता है, इंग्लिश में इवनिंग प्रिमरोज कहते हैं। सर ऊपर कर लीजिए, जस्ट अ मिनट। इसका बोटेनिकल नेम है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। ओइनोथेरा लैमार्कियाना पे काम करके इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी को प्रपोज किया और म्यूटेशन की डिस्कवरी का क्रेडिट भी ह्यूगो ड्रीवीज को जाता है। इसके अलावा जो भी म्यूटेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, मैंने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे दिया म्यूटेशन थ्योरी के बारे में कि इवोल्यूशन में म्यूटेशन कैसे रोल प्ले करता है, वो ऑलरेडी आप जूलॉजी में जहाँ भी इवोल्यूशन चैप्टर आएगा वहां उसको पढ़ेंगे। अब हमारे लिए म्यूटेशन क्या है, हमारे लिए जेनेटिक वेरिएशन है। हम म्यूटेशन की वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी पढ़ना चाह रहे हैं। तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी के हिसाब से जब आप देखेंगे देन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट कहलाता है जीनोमैटिक, म्यूटेशंस। जीनोमैटिक म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम का नंबर बदल जाए तो वो म्यूटेशन क्या कहलाएगा। क्यों बदलेगा, सडन, कोई डेफिनेट रीजन नहीं है, है ना।
आप ये कहें कि नंबर क्यों बदल जाएगा, हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी में 45 हो गए, एक क्रोमोसोम कम हो गया, क्यों कम हो गया नहीं पता, सडन है। जिस पर्सन में कम होगा उस पर्सन में स्टडी करके देखा जाएगा कि पॉसिबल कॉज क्या हो सकते हैं, डेफिनेट कॉज किसी को नहीं पता। ऐसे ही 47 हो गए, एक नंबर बढ़ गया, एक नंबर कम हो गया, इस तरीके से पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऑर्गेनिज्म का नंबर चेंज होता है तो ऐसे म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, जीनोमैटिक म्यूटेशन कहते हैं, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। दूसरे कहलाते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये कहलाते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर से मतलब ये होता है कि एक क्रोमोसोम्स तो जीन्स होते हैं, हमने पीछे की क्लासेस में पढ़ा है, जीन्स आर लीनियरली अरेंज ऑन क्रोमोसोम, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सुटेन एंड बोवेरी। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि एक क्रोमोसोम पे जीन्स कितने हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था, लिंकेज मैप जब बनाया था। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में बदलने का मतलब ये है कि जीन कम या ज्यादा हो जाए, कुछ जीन कम हो जाए या कुछ जीन ज्यादा हो जाए, या जीन की पोजीशन आगे पीछे हो जाए, ऊपर नीचे हो जाए, कोई भी एक डेफिनेट सीक्वेंस है कि ए के बाद बी सी डी ई एफ ऐसे जीन्स आएंगी, अगर हम इनका सीक्वेंस बदल दें या जीन्स को कम या ज्यादा कर दें तो ये सब क्रोमोसोमल म्यूटेशंस कहलाते हैं, या इनको क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज बोल दिया जाता है। तो चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम आएगा। और एक थर्ड कैटेगरी कहलाती है, दैट इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोम्स पे जीन्स होती हैं, अभी हम एक जीन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल जीन चेंज हो जाए तो वो जीन म्यूटेशंस कहलाएंगे, दैट इज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन। एक जीन का स्ट्रक्चर चेंज होगा। जीन के स्ट्रक्चर का मतलब होता है न्यूक्लियोटाइड टाइप्स एंड देयर सीक्वेंस। जीन किससे बनी होती है, एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड कौन से हैं और उनका सीक्वेंस क्या है, अगर ये बदलेगा तो जीन म्यूटेशन। अगर टोटल जीन्स का नंबर कम या ज्यादा होता है या आगे पीछे हो जाती है, नंबर कांस्टेंट रहेगा तो सेकंड वाला, और अगर पूरा क्रोमोसोम का नंबर ही बदल जाएगा तो फर्स्ट वाला। तो म्यूटेशन तीन अलग अलग लेवल पे हो सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर लीजिए। जीनोमैटिक म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड जीन म्यूटेशन। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। एनसीईआरटी में मिक्सअप कर, सर ये तीनों एक, यस बोलो। सर ये तीनों एक साथ हो सकती हैं प्रेजेंट? नहीं, तीनों एक साथ हो जाएंगे तो ऑर्गेनिज्म एक छोटा सा चेंज, इनमें से भी सबसे छोटा जो आप मान लीजिए, जब वही हो जाता है तो ही ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो अगर ये सब एक साथ कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं, मतलब डेथ तो तब भी हो जाएगी, लेकिन आप नहीं हो सकता, एक साथ की पॉसिबिलिटी नहीं है। एक सिंगल होने से तो डेथ हो जाती है, तीनों एक साथ करके कैसे कोई रहेगा, तीनों एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग केस में अलग अलग है। सर हाँ मैं आप ये पूछ रहा था सर, जैसे कि म्यूटेशन से कुछ वो होते हैं डिसऑर्डर, तो फिर रिकॉम्बिनेशन से भी कुछ डिसऑर्डर हो सकते हैं? नहीं, रिकॉम्बिनेशन से डिसऑर्डर नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना, रिकॉम्बिनेशन से कोई डिसऑर्डर नहीं होगा। रिकॉम्बिनेशन तो हमें चाहिए, वी ऑल आर रिकॉम्बिनेंट, हम सब मियोसिस से बने हुए हैं, मियोसिस से गैमीट्स यानी स्पर्म और एग बने और उनके फर्टिलाइजेशन से हम सब बने। तो रिकॉम्बिनेशन से कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती, म्यूटेशन से एबनॉर्मेलिटी आती है। इंपॉर्टेंट ये है कि मान लीजिए एक एनिमल या एक प्लांट है, उसमें कोई चेंज हो गया, उसका जीनोटाइप बदल गया तो उसका फिनोटाइप भी बदल गया। अब हो सकता है बदलने के बाद वो हमारे काम का हो जाए, तो म्यूटेशन हमारे लिए यूजफुल हो गए, अदरवाइज म्यूटेशंस आर हार्मफुल, ऑलवेज हार्मफुल। जैसे है कि मान लीजिए एक प्लांट है, उस पर रेड कलर का बहुत अच्छा सा फ्लावर आता है, आप फ्लावर को सेल कर देते हो। अब क्या हुआ, एक म्यूटेशन किया, हिट एंड ट्रायल म्यूटेशन, पता तो है नहीं कहाँ होगा, सडन है, अचानक से मैंने उस रेड फ्लावर वाले प्लांट के सीड को एक्सरे का ट्रीटमेंट दे दिया। एक्सरे के ट्रीटमेंट देने के बाद उन्होंने लगाया,
पहली बात तो ये कि एक्सरे का ट्रीटमेंट जब आप देंगे तो सीड मर जाएगा, मतलब सीड में जो एम्ब्रियो है उसकी डेथ हो जाएगी, तो प्लांट बनेगा ही नहीं। 10 लाख में से कोई एक प्लांट होगा जो बनेगा। म्यूटेशन में सर्वाइवल फ्रीक्वेंसी 1 आउट ऑफ 1 मिलियन है। 1 मिलियन में से कोई एक ऐसा होगा जो सरवाइव करेगा। मान लीजिए वो एक सरवाइव कर गया। अब सरवाइव करने के बाद आपने लगाया और पता चला कि रेड फ्लावर तो बना, बट रेड फ्लावर में बीच बीच में व्हाइट स्पॉट्स आ गए। अब क्या हुआ, उस फ्लावर की मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई। पहले 10 रुपए का एक फ्लावर बिकता था, अब पता चला वो बिकॉज ऑफ रेड पे व्हाइट स्पॉट्स आ गए, तो आपकी कीमत है, आपने उसे किनारे रख दिया और बोला भैया ये 50 रुपए का है। अब मुझे वो देखने में अच्छा लग रहा है और मैं 50 रुपीज दे सकता हूँ फ्लावर के लिए, तो मैंने 50 रुपीज पे कर दिए, तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ गई बिकॉज ऑफ ए म्यूटेंट। अब प्लांट के लिए तो हार्मफुल था क्योंकि सारे मर गए, एक जिंदा बचेगा केवल, लेकिन हमारे लिए यूजफुल हो गया। प्लांट बताएंगे तो है नहीं कि भाई हमें म्यूटेशन मत करो, हमारी डेथ हो जाती है। ह्यूमन तो केवल अपने बारे में सोचता है ना। तो ऐसे एनिमल्स में भी है कि हमने एनिमल्स में म्यूटेशन किया, डेथ हो जाती है। लेकिन अगर कोई सर्वाइव करने के बाद भी वो चीज हमारे काम की हो तो हम उस चीज को यूज कर पाएंगे। तो म्यूटेशंस को स्पेशली प्लांट के केस में यूज किया गया है। वहां पे आप ये नहीं, एबनॉर्मलिटी तो है बट वहां पे ये नहीं कह सकते कि हार्मफुल है। हार्मफुल फॉर द प्लांट है, हमारे लिए यूजफुल है। अगर एक म्यूटेशन करने से प्लांट की हाइट छोटी हो गई, अच्छी बात है, प्लांट की हाइट छोटी हो जाएगी तो क्या होगा, जो क्रॉप 4 महीने में पूरी होनी चाहिए थी वो 3 महीने में हो जाएगी, तो किसानों का तो फायदा हो जाएगा। उन्हें तो 1 महीने कम काम करना पड़ेगा। या एक साल में 3 क्रॉप की जगह 4-4 महीने की 3 क्रॉप की जगह वो 3-3 महीने की 4 क्रॉप लगा लेंगे, तो उनको यील्ड बढ़ जाएगी, उनको पैसे ज्यादा मिलने लगेंगे। तो एग्रीकल्चर में या प्लांट्स के लिए म्यूटेशन यूजफुल है, एनिमल्स में हार्मफुल है हमारे सिनेरियो से, जब हम अपने एंगल से म्यूटेशन को देखते हैं। तो अदरवाइज इन ऑल द केस म्यूटेशन लीथली होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे, सारी चीजें आई जाएंगी धीरे धीरे। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के हैं, 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। हमें म्यूटेशन के बारे में कुछ पढ़ना है। फर्स्ट आप कह सकते हैं जीनोमैटिक है। पहला म्यूटेशन क्या था हमारा, जीनोमैटिक म्यूटेशन। ये 2 टाइप का है। फर्दर 2 टाइप्स का। इसमें पहला टाइप क्या है, वन इज कॉल्ड पॉलीपोलाइडी। पहला क्या है, पॉलीपोलाइडी। अब पॉलीपोलाइडी से मतलब हमारा क्या है, पॉली मतलब मैनी, पोलाइडी लेवल मतलब होता है बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमारा बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम n है, n इज इक्वल टू 23, 2n इज इक्वल टू 46, ऐसे 3n इज इक्वल टू अगर आएगा तो आप निकाल लेंगे, है ना, 69 हो गया। 4n इज इक्वल टू निकालेंगे और डबल कर दीजिए, तो n क्या है, बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम बोलते हैं पोलाइडी लेवल। अगर बेसिक सेट मल्टीपल हो जाएगा तो पॉलीपोलाइडी हो जाएगा। मल्टीपल का मतलब बढ़ेगा, कम तो नहीं हो सकता। पॉली का मतलब क्या है, मैनी, तो इसका मतलब जो नंबर है वो बढ़ेगा, यहाँ कम नहीं हो सकता। और हैप्लॉइड और डिप्लॉइड तो नॉर्मल होते ही हैं, तो जब 2 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा, पॉलीपोलाइडी। जैसे ट्रिप्लॉइड हो, आपने पढ़ा होगा, हेक्सापोलाइड होता है, टेट्रापोलाइड होता है, पेंटापोलाइड है, ऑक्टापोलाइड है, पॉलीपोलाइड है, लाइकवाइज। तो जब भी क्रोमोसोम के सेट का नंबर 2 से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 है तो आप डिप्लॉइड बोलते ही हैं, एंड इट्स ए नॉर्मल फिनोमिना। और गैमीट्स में हैप्लॉइड होता है, वो भी आप जानते हैं। तो 2 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या बोला जाएगा, पॉलीपोलाइड। पॉलीपोलाइडी का मतलब क्या है, हैविंग मोर देन 2 सेट्स ऑफ जीनोम। जीनोम की डेफिनेशन आपने जहां भी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में पढ़ा है, जीनोम कहलाता है बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, बाकी आप जीनोम की डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं। क्रोमोसोम का जो बेसिक सेट होता है वो जीनोम कहलाता है। जब 2 से ज्यादा जीनोम हो जाएंगे तो फिनोमिना क्या कहलाएगा, पॉलीपोलाइडी कहलाएगा। क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल
3n हो गया, तो 3n को आप क्या बोलते हैं, ट्रिप्लॉइड बोल देते हैं। 4n हो गया तो टेट्रापोलाइड है। 6n हो गया हेक्सापोलाइड है, ऐसे एटसेट्रा। मैंने 5n छोड़ दिया, पेंटापोलाइड। 8n होगा तो ऑक्टापोलाइड। इस तरीके से नाम दिए जा सकते हैं। दीज ऑल आर पॉलीपोलाइड। ये पॉलीपोलाइड हो गया। सर बोलो। सर जैसे कि सर गैमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, तो फिर ये क्या मोर नंबर ऑफ गैमिट प्रोड्यूस कराएंगे तो फिर? गैमीट का मतलब, हैप्लॉइड जो आप बोलते हो, हैप्लॉइड का मतलब होता है प्रेजेंट डे का हाफ। तो अगर मान लीजिए प्लांट 4n है, आपको याद क्या रखना होता है, आपको ये याद रखना होता है कि मियोसिस में से गैमीट बनती है। और मियोसिस में क्या है, डेफिनेशन में क्रोमोसोम नंबर हाफ होगा एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। तो पेरेंट अगर 4n है तो उसका गैमीट क्या बनेगा, 2n बनेगा। n मत बना दीजिए। ओके सर। इस तरीके से 6n अगर पेरेंट है तो उसका गैमीट क्या बनेगा, 3n बन जाएगा। 3n पेरेंट है तो गैमीट 1.5n बनेगा थ्योरेटिकली, बट ऐसा होता नहीं है कि 3n कोई प्लांट हो। या तो 4n होगा या 6n होगा या 8n होगा, मतलब इवन नंबर में ही आएगा, ऑड नंबर में नहीं आएगा। और अगर ऑड नंबर में आएगा तो हम कुछ और करेंगे, अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो ये होगा पॉलीपोलाइडी की डेफिनेशन की पॉलीपोलाइड्स क्या होते हैं, हमने उनके बारे में देखा। अब पॉलीपोलाइडी नेचर में भी होती है, जैसे मैंने बोला कि म्यूटेशन तो सडन है ना, अचानक से हुए नेचर में। तो नेचर में म्यूटेशन क्यों हुआ, अचानक से नेचर में पॉलीपोलाइडी क्यों आ गई, अगर ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था तो वो पॉलीपोलाइड क्यों बना, तो उसका रीजन है, एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीपोलाइडी। तो नेचुरल पॉलीपोलाइडी जो है वो रीजन में काउंट होता है। और या फिर हम जब ये काम करेंगे, क्योंकि हम जैसे आप पढ़ेंगे स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अगला चैप्टर तक, बाद में चैप्टर बॉटनी में आएगा, तो उसमें आप देखेंगे कि प्लांट में क्रॉप को इम्प्रूव करने का एक तरीका पॉलीपोलाइडी भी है। पॉलीपोलाइडी से भी हम यील्ड बढ़ा लेते हैं एग्रीकल्चर में, तो वही पॉलीपोलाइडी यही वाली हम वहां भी यूज करेंगे। तो पहली चीज ये आती है कि हम भी कर सकते हैं और नेचर में भी है। अगर नेचर में पॉलीपोलाइडी है तो क्यों है, एक ये इंपॉर्टेंट चीज आई कि नेचर में पॉलीपोलाइडी क्यों होती है। अब ऐसा क्यों है नेचर में, अगर मान लीजिए किसी सेल में कैरियोकाइनेसिस हो गई, आपने डिवीजन पढ़ा था है ना, सेल डिवीजन तो ऑलरेडी आप पढ़ ही चुके हैं। अगर कैरियोकाइनेसिस कर देंगे तो टीलोफेज के बाद क्या दिखाई देगा, सेल एक बट उसमें न्यूक्लियाई 2, यही तो होता है ना। करके दिखाऊं, याद है किसी को माइटोसिस मियोसिस? यस सर। पूरे चैप्टर में हम कई बार माइटोसिस मियोसिस पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। तो उसमें अगर आप पढ़ेंगे, मैं देखो आपको इसी पे करके दिखा देता हूँ। आप जब टीलोफेज बनाते हैं तो इस तरीके से आता है, टीलोफेज में 2 न्यूक्लियाई हो गए, सेल एक है, न्यूक्लियस 2 है। इसके बाद क्या करते हैं, साइटोकाइनेसिस, और 2 सेल बन जाती हैं माइटोसिस में, बनती है साइटोकाइनेसिस के बाद। यस सर। अगर मान लीजिए साइटोकाइनेसिस ना हो तो ये सेल में नंबर पहले कितना था, 2n। 2n को एस फेज में डबल किया गया, डीएनए कंटेंट एस फेज में डबल होता है। डबल पहले इसलिए किया जाता है ताकि हम साइटोकाइनेसिस में जब 1 से 2 बनाए तो नंबर बराबर हो सके। बट आप पहले डबल कर चुके हैं और साइटोकाइनेसिस अगर फेल हो गई तो नंबर क्या होगा, 2n की जगह यहाँ पे क्या रह जाएगा, 4n होगा कि नहीं होगा। आप एस फेज में डीएनए डबल करते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। फिर G2 फेज आती है, छोड़ दीजिए। फिर डिवाइडिंग फेज आएगी, उसमें आप प्रोफेज बनाएंगे, मेटाफेज बनाएंगे, एनाफेज बनाएंगे, टीलोफेज बनाएंगे। टीलोफेज में न्यूक्लियस 2 बन गए, सेल 1 है। हर न्यूक्लियस 2n वाला है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, इसलिए ये भी 2n है, ये भी 2n है। तो जो पेरेंट सेल होगी उससे जब आप 2 डॉटर सेल बनाएंगे माइटोसिस में, तो माइटोसिस में आप पढ़ते हैं कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। तो पहले डबल किया गया, बाद में साइटोकाइनेसिस से हाफ कर दिया गया, तो नंबर बराबर हो गया। बट अगर साइटोकाइनेसिस फेल हो जाए, साइटोकाइनेसिस ना हो पाए, तो अब नंबर कितना होगा, डबल कर दिया गया है तो 2n की जगह नंबर कितना आ जाएगा, 4n आ जाएगा। और अगर 4n आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉलीपोलाइडी हो जाएगी। तो नेचर में जो पॉलीपोलाइडी होती है वो क्यों होती है, ड्यू टू फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर
टीलोफेज। अगर टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो एक सेल में 2 न्यूक्लियस होंगे और एक न्यूक्लियस डिप्लॉयड है तो 2 न्यूक्लियस मिला के कितने हो गए, टेट्रापोलाइड हो गए। और पोलाइडी लेवल अगर 2 से ज्यादा हो गया तो इसका मतलब वो पॉलीपोलाइड कहलाएगा। तो जहां तक नेचुरल पॉलीपोलाइडी की बात है, it arise due to failure of cytokinesis after telophase। टीलोफेज के बाद अगर आपने साइटोकाइनेसिस नहीं की तो उससे नेचर में पॉलीपोलाइडी हो जाएगी। ठीक है, जैसे बनाना एक नेचुरल पॉलीपोलाइड है। अब बनाना नेचर में कैसे बना कि जब से भी हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, जब से हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जब से भी बनाना को कल्टीवेट ह्यूमन ने करना शुरू किया होगा तो कभी अचानक से म्यूटेशन हुआ होगा। बस हुआ क्या, उस म्यूटेशन की वजह से साइटोकाइनेसिस उस बनाना के प्लांट में नहीं हुई, साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, वो 2n की जगह 4n बन गया। और फिर नेचर ने उस 4n को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो जिंदा रह गया, वो सर्वाइव हो गया और सर्वाइव होकर वो 4n से 4n बनाता चला गया और आज की डेट में बनाना 4n हो गया। तो इस तरीके से पॉलीपोलाइडी नेचर में एग्जिस्ट करती है कि नेचर में अपने आप भी हो सकती है। हालांकि जब हम करेंगे तो ये कहलाएगा आर्टिफिशियल, इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड पॉलीपोलाइडी। और पॉलीपोलाइडी को हम इंड्यूस कैसे करते हैं, इसके लिए हमें एक ड्रग चाहिए, एक केमिकल चाहिए, बाय यूज ऑफ कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन एक मेडिसिन है, एक ड्रग है प्योर फॉर्म में। कॉल्चिसिन मिलता है प्लांट कॉल्चिकम ऑटमनेल से, जो आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी में लिलिएसी फैमिली में, ये सब एग्जाम में आ चुका है ना। बाय यूज ऑफ कॉल्चिसिन। एक दूसरा केमिकल कंपाउंड भी है ग्रेनोसेन। याद तो आपको दोनों करने हैं, बाकी एनसीईआरटी में कॉल्चिसिन है ना। कॉल्चिसिन कहाँ से मिलता है, कॉल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉल्चिकम ऑटमनेल। ये प्लांट है फैमिली लिलिएसी। तो कॉल्चिसिन एक नेचुरल ड्रग है, पूछा गया है कि कॉल्चिसिन कहाँ से मिलता है, ये भी पूछा गया, किस फैमिली का प्लांट है ये भी पूछा गया है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। और आपको अगर सर ने पढ़ाया हो तो माइटोटिक इनहिबिटर्स पढ़ाए हैं, कभी पढ़े हैं आपने, ऐसे केमिकल कंपाउंड जो माइटोसिस को इनहिबिट करते हैं, पढ़ा है? यस सर। हाँ, उसमें पढ़े हुए तो उसमें भी सर ने कॉल्चिसिन लिखाया होगा। ये है क्या, इट एक्ट एज माइटोटिक इनहिबिटर। मैं भी लिख रहा हूँ लेकिन हो सकता है आपने माइटोसिस में भी इसको पढ़ा होगा कि ये माइटोटिक इनहिबिटर है। और यहाँ के हिसाब से कहा जाए तो कॉल्चिसिन का यूज क्या है, ये पॉलीपोलाइडी इंड्यूस करने में यूज होता है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इनहिबिटर कैसा है, इट इनहिबिट्स फॉर्मेशन ऑफ स्पंडल फाइबर। ये आपको अगर सर ने पढ़ाया है तो वहां भी, वरना ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, है ना। एनसीईआरटी में कुछ चीजें यहाँ की हैं, कुछ कहीं और की है, बट कॉल्चिसिन से रिलेटेड इतनी चीजें आपको याद रखनी है। कॉल्चिसिन एक नेचुरल ड्रग है, ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट कॉल्चिकम ऑटमनेल बिलोंगिंग टू फैमिली लिलिएसी। कॉल्चिसिन माइटोटिक इनहिबिटर है, उसको पॉलीपोलाइडी इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं, और कॉल्चिसिन माइटोटिक स्पंडल के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में ऑलरेडी नीट एम्स सब में आ चुके हैं, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो नेचुरल पॉलीपोलाइडी होगी या फिर आर्टिफिशियल पॉलीपोलाइडी होगी, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल कहें तो वो डिपेंड करता है कि एग्जाम्पल्स में पॉलीपोलाइडी के भी हालांकि फर्दर टाइप होते हैं, बट उसकी हमें कोई जरूरत नहीं है।
आप पॉलीपोलाइडी में इतना याद रखिए। जो एग्जाम्पल्स हैं उनमें वीट पॉलीपोलाइड है, राइस पॉलीपोलाइड है, बनाना पॉलीपोलाइड है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। वीट, राइस, बनाना, दीज ऑल आर पॉलीपोलाइड, और ये नेचुरल है। अगर आपको मैन मेड लिखने हैं तो एक नाम याद रखिएगा फिलहाल के लिए, ट्रिटिकेल, हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में, और एक है रेफेनो ब्रेसिका, ये आर्टिफिशियल पॉलीपोलाइड है, ये हमने बनाए हैं। ट्रिटिकेल एक सीरियल है, अनाज, और रेफेनो ब्रेसिका एक ऑयल क्रॉप है, मतलब इसके सीड से तेल निकाला जाता है, ये अनाज की फॉर्म में यूज होता है। तो यहाँ से पूछा जाता है कि ट्रिटिकेल क्या है। ट्रिटिकेल फर्स्ट, पहला, मैन मेड क्योंकि हमने बनाया, सीरियल है, सीरियल अनाज। जब आपसे पूछा जाएगा कि मैन मेड सीरियल क्या है, तो मैन मेड सीरियल का आंसर क्या आएगा, ट्रिटिकेल। हालांकि रेफेनो ब्रेसिका भी मैन मेड है, बट ये अनाज नहीं है, ये सीरियल क्रॉप नहीं है। तो पूछा जाता है मैन मेड सीरियल कौन सा है, तो ट्रिटिकेल याद रखिएगा। बाकी ट्रिटिकेल के बारे में आप जब प्लांट ब्रीडिंग पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, तो उसमें इसका डिटेल आपको मिलेगा, तब हम दोबारा से पॉलीपोलाइडी इस एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना याद कर सकते हैं कि क्रोमोसोम नंबर अगर 2 से ज्यादा हुआ तो वो पॉलीपोलाइडी कहलाएगा। फिलहाल पॉलीपोलाइडी प्लांट्स में ही इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हैं मैंने सारे एग्जाम्पल प्लांट्स के लिखे, बिकॉज एनिमल्स में ये केस नहीं है। एनिमल्स में हम पॉलीपोलाइडी को इंड्यूस करके सक्सेस नहीं मिला, इंडक्शन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जैसे मैंने बोला कि म्यूटेशंस आर जनरली लीथल, वो डेथ कॉज करते हैं। तो ऐसे म्यूटेंट अगर हमने बनाए भी तो एनिमल्स में उनकी डेथ हो गई, जब डेथ ही सर्वाइवल ही नहीं है तो हम उनको यूज कैसे करेंगे। प्लांट्स में सर्वाइवल है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज भी करते हैं, तो इसलिए पॉलीपोलाइडी इंपॉर्टेंट है। अब सेकंड आएगा, सेकंड ऑफ जीनोमैटिक। जीनोमैटिक म्यूटेशन 2 टाइप के थे, एक पॉलीपोलाइडी और दूसरा देखते हैं। हो गया, हटा दूं इसे? यस सर। नाउ सेकंड वन इज एन्यूपोलाइडी। अब एन्यूपोलाइडी क्या है? एन्यूपोलाइडी का मतलब होता है पूरा पूरा सेट नहीं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए n इज इक्वल टू या 2n इज इक्वल टू 10 है, किसी प्लांट में है, आपने मेज में पढ़ा था कि है, पाइजम में आपने पढ़ा था 2n इज इक्वल टू 47 है। तो अब हम 2n से जब 4n बनाएंगे तो 4n इज इक्वल टू क्या आएगा, 20, 6n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 30, 8n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 40, ऐसे आएगा, है ना, नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ये 10 से 20 होगा, फिर 20 से यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 हो गया ना यहाँ पे। तो अगर ये 4n है तो 5 इंटू 4 20, ये 6n है तो ये 30, 8n है तो 40, इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे नंबर सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन चली गई। स्क्रीन नहीं आ रहा। आ तो रही है। सर नहीं आ रही, बहुत मतलब रुक रही है। अपने हिसाब से देखता हूँ क्या पॉसिबिलिटी है। सर रीजॉइन करके देखिए एक बार। मैं भी ज्वाइन करके देखूँ, मैं करूँगा तो आप देखो, मैंने किया तो है, कुछ रिज्वाइन करके ही किया है। आ रहा है बाकी को क्लियर? नहीं सर ब्लर आ रही है अब। सर अब आ रही लेकिन ब्लर है अब। वो धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगी। ये रफ पेज है, मैंने लिखा भी बहुत ऐसे ही है, रफ फिगर में, तो मैं भी डार्क नहीं लिखा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 2n इज इक्वल टू 10 हुआ, अब आपको दिख रहा होगा n इज इक्वल टू 5।
अगर ये है तो आप जब इसके पॉलीपोलाइड बनाएंगे तो पहली चीज ये कि नंबर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो 2n इजिकल टू 10 है तो 3n इजिकल टू क्या आएगा 15, 4n इजिकल टू क्या होगा 20, 5n क्या होगा 25, 6n क्या होगा 30, लाइक दिस। एक तो ये कि नंबर बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा तो 5 क्रोमोसोम सीधे सीधे बढ़ेंगे, 4 नहीं बढ़ेंगे, 3 नहीं बढ़ेंगे, 2 नहीं बढ़ेगा, पूरा का पूरा सेट बढ़ेगा। एक सेट कितने क्रोमोसोम का है 5 क्रोमोसोम का। ये कहलाता है पॉलीपोलाइडी। जो अभी आप पढ़ने वाले हैं वहां क्या होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, और ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे। कोई भी 1 क्रोमोसोम कम कर लीजिए या ज्यादा कर लीजिए, या 2 क्रोमोसोम कम कर लीजिए या ज्यादा कर लीजिए, कंप्लीट सेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो ये कहलाता है एन्यूपोलाइडी। एन्यूपोलाइडी का मतलब क्या है, हैविंग फ्यूअर मतलब कम, और एक्स्ट्रा हायर क्रोमोसोम देन द नॉर्मल जीनोम नंबर ऑफ स्पीशीज। कोई भी 1 या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा होंगे किसी स्पीशीज के नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर में, तो उसको बोला जाएगा एन्यूपोलाइडी। आप 1 कम कर लीजिए या 2 कम कर लीजिए, 1 ज्यादा कर लीजिए या 2 ज्यादा कर लीजिए, पूरा सेट नहीं करना है, सिर्फ 1 या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा करने, तो वो क्या कहलाएगा, एन्यूपोलाइडी कहलाएगा। अब ये भी नेचर में होती है। ये क्यों होता है, दिस अकर्स ड्यू टू, ये कहलाता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स एट एनाफेज। एनाफेज पे से कहते हैं नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। माइटोसिस में सर ने आपको ये भी पढ़ाया होगा, आई होप सो, कि क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट करता है और एक क्रोमोसोम का एक पार्ट एक पोल पे जाएगा, दूसरा पार्ट दूसरे पोल पे जाएगा। इसको एनाफेजिक मूवमेंट या डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। अगर ये ना हो, ये फेल हो जाए तो क्या कहलाएगा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कहलाएगा। तो बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम 1 या 2 क्रोमोसोम कम या ज्यादा हो जाएंगे और उसको बोला जाएगा एन्यूपोलाइडी। तो ये आपको याद रखना है। अब एन्यूपोलाइडी भी जो है वो अलग अलग टाइप की है, दिस इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। क्या क्या 2 टाइप हैं, एक कहलाता है हाइपर, जहाँ पे ऐड होगा, हाइपर का मतलब क्या है, एक्स्ट्रा, है ना, तो ये होगा एडिशन ऑफ क्रोमोसोम। और दूसरा है हाइपो, मतलब कम हो जाएगा, एन्यूपोलाइडी, दैट इज लॉस ऑफ क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम का गेन हो, ऐड होंगे, नंबर में बढ़ेंगे 1 या 2, तो क्या कहलाएगा, हाइपर एन्यूपोलाइडी। अगर कम हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा, हाइपो एन्यूपोलाइडी। अब इसमें एग्जांपल जैसे दे रखे हैं, यहाँ पे हम एक एक करके पढ़ेंगे। एक नाम होगा ट्राइसोमी। ट्राइसोमी क्या कहलाता है, इसे लिखा जाता है 2n+1। 2n तो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म नॉर्मल होता है, उसमें कहीं पे भी एक क्रोमोसोम बढ़ाना है आपको, कहीं पे भी बढ़ा लीजिए। आप एक बढ़ा रहे हैं तो किसका एग्जाम्पल होगा, हाइपर एन्यूपोलाइडी का। एक बढ़ाएंगे तो क्या कहलाएगा, ट्राइसोमी। इसे कहेंगे आप एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। एडिशन लिख लीजिए या गेन लिख लीजिए, गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम। एक क्रोमोसोम बढ़ जाएगा, एन्यूपोलाइडी ना, ट्राइसोमी। बोलो,
ये ट्राइसोमी भी तो हाइपर एनिप्लॉइडी है। हाँ, हाइपर का ही एग्जाम्पल, एडिशन हुआ ना, तो ये हाइपर में ही काउंट होगा। अब यहाँ से दो एग्जाम्पल हम आगे पढ़ेंगे, हो सकता है आज की क्लास में, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो डेफिनेटली पहुंच जाएंगे। आपकी बुक में नाम दे रखा है डाउन सिंड्रोम का। डाउन सिंड्रोम क्या कहलाता है, अभी हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ ये लिख रहे हैं। डाउन सिंड्रोम कहलाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। हमारी बॉडी में जो 21वां क्रोमोसोम का पेयर होगा, उसमें एक क्रोमोसोम अलग से आ जाएगा, मतलब वहां पे पेयर ना होके 3 हो जाएंगे क्रोमोसोम। तो उससे जो ह्यूमन बनेगा वो क्या कहलाएगा, वो डाउन सिंड्रोम का केस बनेगा। इसे बोला जाता है ट्राइसोमी ऑफ 21st। ट्राइसोमी का मतलब है एक क्रोमोसोम बढ़ाना। अब हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो आप एक क्रोमोसोम कहाँ बढ़ाएंगे, जहां भी बढ़ाएंगे वहां बताएंगे ना कि हमने इस जगह पे बढ़ाया। तो डाउन सिंड्रोम के केस में क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम कहलाता है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल भी बुक में दिया है, लाइन फिल्टर सिंड्रोम। लाइन फिल्टर के केस में क्या होता है, ट्राइसोमी है यहाँ भी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। हाँ, अब एक्स क्रोमोसोम तो मेल में भी आएगा फीमेल में भी आएगा, ये किसमें है, इन मेल। भाई मेल में एक्स और वाई होते हैं, फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं, पिछली क्लास में पढ़ा। तो एक्स क्रोमोसोम तो दोनों जगह है, लेकिन लाइन फिल्टर सिंड्रोम कब होगा, जब मेल में एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो जाए। तो लाइन फिल्टर के लिए आप क्या लिख दोगे, डबल एक्स वाई, एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया ना, एक्स वाई की जगह क्या लिखा जाएगा, डबल एक्स वाई, क्योंकि एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो गया। तो ट्राइसोमी कहलाता है एडिशन ऑफ 1 क्रोमोसोम। उसमें आप कहाँ पे ऐड करेंगे ये अगर स्पेसिफाई कर दें, तो ह्यूमन के केस में हमें दो जेनेटिक डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी आगे पढ़नी है, डाउन सिंड्रोम और लाइन फिल्टर सिंड्रोम, वो इस केस में आएगा। अगर मान लीजिए दो क्रोमोसोम एक साथ बढ़ा दो तो क्या कहलाएगा, टेट्रासोमी बन जाएगा, 2n+2। तो एक ही जगह पे दो क्रोमोसोम बढ़ाना है आपको, एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम। फिलहाल हमारे केस में ऐसा कोई एग्जाम्पल है नहीं, आप इस कंडीशन को याद रखिएगा कि उसको बोला जाएगा टेट्रासोमी। टेट्रासोमी में दो क्रोमोसोम बढ़ जाएंगे। अब एक ही जगह पे दो क्रोमोसोम बढ़ा दोगे तो क्रोमोसोम का पेयर ना बन के क्या बनेगा, क्वाड्रुप्लेट बन जाएगा, मतलब 4 क्रोमोसोम एक साथ बनाओगे रादर देन 2। जैसे हम होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बनाते हैं, इस केस में क्या बन जाएगा, वहां पे 4 क्रोमोसोम एक जैसे बनेंगे, तो टेट्रासोमी। 3 एक जैसे बनेंगे तो ट्राइसोमी। अगर 2 एक जैसे बनते हैं तब तो नॉर्मल है, आपको कोई कंडीशन या म्यूटेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर मान लीजिए दो क्रोमोसोम दो अलग अलग जगह पे बने, एक क्रोमोसोम किसी और पेयर में ऐड हो, दूसरा क्रोमोसोम किसी और पेयर में ऐड हो, तो वो लिखा जाता है डबल ट्राइसोमी। स्क्रीन नहीं आ रही सर। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अलग अलग नंबर पर। नहीं तो आप में से जिसको क्लियर नहीं आ रही तो वो भी कर सकता है। वॉइस भी नहीं आ रही सर। वॉइस भी नहीं आ रही, वॉइस तो क्लियर है। सर वॉइस आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। चलो मैं रीज्वाइन कर लेता हूँ, अगर आपको लग रहा है डाउट तो मैं एक बार फिर से ज्वाइन कर लेता हूँ, 1 मिनट दो मुझे। अब देखो आपको कितना दिखाई देता है।
क्लियर है सर। चलो गुड। अब डबल ट्राइसोमी पढ़ रहे हैं हम, दो क्रोमोसोम को अलग अलग जगह ऐड करेंगे तो उसे डबल ट्राइसोमी बोला जाएगा, ये आपको याद रखना। ये एडिशन ऑफ टू क्रोमोसोम है एट डिफरेंट पोजीशन। अलग अलग जगह पे, यहाँ से सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि ट्राइसोमी को हम लिखते कैसे हैं, टेट्रासोमी को लिखते कैसे हैं, 2n+2 क्या कहलाएगा, 2n+1+1 क्या कहलाएगा, इस तरीके से। और ट्राइसोमी में जो एग्जाम्पल पढ़ने हैं वो तो हमें डिटेल आगे पढ़नी है, यहाँ भी मैंने एग्जाम्पल कोट कर दी है। यहाँ पे आप देखोगे इन तीनों में क्रोमोसोम नंबर बड़ा है, प्लस का साइन है, इसका मतलब ये किसके एग्जाम्पल होंगे, हाइपर एनीपोलाइडी के। अब हम कम करके देख लेते हैं, कम करके जब आप बनाएंगे तो एग्जाम्पल आएगा मोनोसोमी, 2n-1, this is loss of one chromosome। किसी पेयर में से एक क्रोमोसोम खत्म हो जाए या एक डिलीट हो जाए, एक क्रोमोसोम का लॉस हो जाए तो कंडीशन क्या कहलाती है, मोनोसोमी, 2n-1। इसमें भी आपको एक एग्जांपल आगे पढ़ना है, टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम ह्यूमन फीमेल में होता है और वहां पे एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस होगा, लॉस ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। तो ह्यूमन फीमेल में अगर एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाएगा तो वो टर्नर फीमेल्स कहलाती हैं, या उस सिंड्रोम को टर्नर सिंड्रोम बोलते हैं। वो मोनोसोमी का एग्जांपल हो गया, मोनोसोमी ऑफ 1 एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। एक क्रोमोसोम कम होगा तो मोनोसोमी। अगर दो क्रोमोसोम कम करोगे तो होते ही दो हैं, कोई भी क्रोमोसोम पेयर में ही होता है ना। अगर आपने दोनों क्रोमोसोम हटा दिए तो ये कंडीशन आ जाएगी। जस्ट मिनट, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नलीसोमी। नली मतलब जीरो हो गया, उस जगह पे दोनों क्रोमोसोम मिस हो गए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नलीसोमी बोलते हैं। सेकंड वन इज 2n-2। अब 2n-2 का क्या मतलब, इसका मतलब हुआ लॉस ऑफ 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। इसे मान लीजिए कहीं पे कह दिया जाए कि नलीसोमी ऑफ 11th क्रोमोसोम पेयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी बॉडी में जो 11th नंबर का होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर है वो पूरा ही गायब है, मतलब उसके दोनों क्रोमोसोम मिस हो गए। क्यों मिस हो गए, अचानक से, सडन, है ना। तो हम ये नहीं कह सकते कि क्यों मिस हुए, बट अगर मिस होते हैं तो वो केस क्या बन जाएगा, नलीसोमी। फिलहाल हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम से ही टर्नर सिंड्रोम है, दो क्रोमोसोम ना होने का तो कोई केस अभी रिपोर्ट नहीं हुआ। ऐसे ही अगर ये दो क्रोमोसोम अलग अलग जगह से मिस हो, जैसे हमने ऐड अलग अलग जगह पे किए थे, तो ये बन जाएगा डबल मोनोसोमी। (2n-1-1) that is loss of two chromosomes at different position। तो ये हुआ हमारा सेकंड केस, दैट इज एनीपोलाइडी। ट्राइसोमी और मोनोसोमी हमें आगे भी पढ़नी है, बाकी टेट्रासोमी और नल्लीसोमी का भी केस हो सकता है। यहाँ पे एक या दो नल्लीसोमी हो गया, फिर मुझे पता नहीं चल रहा क्या हुआ, नल्लीसोमी हो कैसे रहा है, उसका कोई आइडिया नहीं पता चल रहा। मतलब हमारी बॉडी में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, आप कोई भी एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम कम कर दीजिए, हटा दीजिए, क्यों होगा उसका कोई रीजन नहीं है ना। आज के लेक्चर में कोई भी चीज क्यों हो रही है नेचर में उसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन की डेफिनेशन का पहला वर्ड है सडन, अचानक से। तो आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि कोई क्यों हुआ, बट अगर हो गया तो क्या बोलेंगे वो आप पढ़ रहे हैं।
तो सर मेरे हमारे कहने का मतलब जैसे कि हमें मोनोसोमी पता है कि जैसे कि एनाफेज के टाइम पे जो सेग्रीगेशन है वो सही से नहीं हो पाया, इसी की ट्राइसोमी मोनोसोमी। लेकिन सर नलीसोमी के तो कोई चांसेस नहीं लग रहा है कि एक पूरे क्यों हो नहीं है, गया। देखो ना, अगर आपने एनाफेज पे क्रोमोसोम बनाया, ये मेटाफेज पे है, आप एनाफेज पे क्या पढ़ते हो, क्रोमोसोम लंबाई में स्प्लिट करेगा और ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तब तो ये नॉर्मल होगा। ठीक है। अब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, मियोसिस में बनाएंगे तो होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बनाएंगे, तो जब आप एनाफेज 1 में जाएंगे तो एक क्रोमोसोम इधर जाएगा, दूसरा इधर जाएगा, तो ये नॉर्मल होगा। मान लीजिए ये दोनों क्रोमोसोम एक साथ एक तरफ चले गए और एक तरफ 0 हो गया, ओके सर। है ना। जरूरी तो ना कि बराबर बराबर हर बार डिवाइड हो, अगर वैसे डिवाइड हो रहे हैं तब तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस पूरा नॉर्मल होगा। ये तो एबनॉर्मली है ना। अब एबनॉर्मेलिटी को क्यों हो रही है उसका रीजन तो नहीं पता, लेकिन यहाँ कैसे हो रहा है कि जो सेग्रीगेशन आपको करना चाहिए था वो सेग्रीगेशन नहीं हो रहा, अलग अलग होने चाहिए थे, नहीं हो रहे, दोनों एक तरफ चले गए, एक तरफ 0 हो गया। सर ऐसा ऐसा मेल और फीमेल दोनों में होना चाहिए, तभी तो नहीं, प्रोजेनी में जाके अब ऐसा होगा। उस नहीं, नल्ली सोमी का केस हमारी बॉडी में तो कोई है ही नहीं, ये तो हमने कंडीशन लिखी है। हमारी बॉडी में इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, हमारी बॉडी में तो केवल ये एग्जाम्पल है मोनोसोमी का, एक क्रोमोसोम कम होगा हमारी बॉडी में, यही एग्जाम्पल नो ने अभी कुछ देर पहले पूछा था कि ये सारे म्यूटेशन एक साथ हो जाए तो क्या होगा। जब एक सिंगल म्यूटेशन होता है तब तो जो मेल फीमेल है उनकी डेथ हो जाती है, वो स्टेराइल बनते हैं, वो अपनी पॉपुलेशन आगे बना ही नहीं सकते, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे आप म्यूटेशन की सीवियरिटी बढ़ा दोगे वैसे वैसे तो उनकी डेथ और जल्दी हो जाएगी। नेचर को वेरिएशन चाहिए, एबनॉर्मेलिटी नहीं। इसीलिए नेचर ने क्रॉसिंग ओवर को एक्सेप्ट कर लिया, जो डार्विन की थ्योरी में आप नेचुरल सिलेक्शन पढ़ते हैं कि अगर क्रॉसिंग ओवर से वेरिएशन आया तो नेचर ने एक्सेप्ट कर लिया, म्यूटेशन से वेरिएशन आया तो नेचर ने एक्सेप्ट नहीं किया, उनकी डेथ हो गई। डेथ हो गई तो आगे जाने की तो कोई बात ही नहीं है, जर्म प्लाज्म के कंटिन्यू होने की तो कोई बात ही नहीं आएगी। तो इसीलिए म्यूटेशन बनते हैं और खत्म हो जाते हैं वहीं के वहीं। बस प्लांट्स में ऐसा है कि 10 लाख में से कोई एक जो सरवाइव कर जाए। अब प्लांट्स में 10 लाख सीड कोई बड़ी बात होना है, आप 1 किलो गेहूं लेके आएंगे, अगर आप गेहूं के सीड्स का नंबर काउंट करेंगे तो 10 लाख हो जाएगा शायद, या उससे ज्यादा हो जाए। एंड 1 kg ऑफ व्हीट ग्रेन इज नॉट ए बिग डील, आप आसानी से कहीं भी ला सकते हैं, उसको एक्सरे का ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अब आप जब उनको लगाएंगे तो किसी गेहूं के सीड से प्लांट बनेगा नहीं बनेगा, इस बात के चांसेस ये हैं कि 1 मिलियन में से 1 सर्वाइव करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये इस चीज का मतलब है। तो एनिमल्स में हमारी लिमिटेशन है, एनिमल्स में हमारे पास ना तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल्स हैं और ना ही बहुत ज्यादा कोई मैकेनिज्म उनके बारे में कि वो क्यों होता है। प्लांट्स में एग्जाम्पल्स भी हैं और वहां पे उनकी डिटेल स्टडी भी की जा चुकी है। तो ये पहली कैटेगरी हुई जीनोमैटिक म्यूटेशन, जहाँ पे हमने क्रोमोसोम का नंबर चेंज किया, या तो हमने पॉलीपोलाइडी के केस में नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, पॉलीपोलाइडी मल्टीपल सेट ऑफ जीनोम, या एनीपोलाइडी के केस में हमने एक या दो क्रोमोसोम को कम या ज्यादा कर लिया। इन दोनों ही केस में क्योंकि बेसिक क्रोमोसोम नंबर का चेंज आया, इसीलिए इन दोनों की कॉमन कैटेगरी थी जीनोमैटिक म्यूटेशन, दैट इज चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब हमें सेकंड पढ़ना है, दैट सेकंड वन इज क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब ये हुआ कि चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर का मतलब है जैसे मैंने बताया कि जीन का नंबर कम या ज्यादा हो जाए, या जीन केवल रीशफल हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो भी वो म्यूटेशन कहलाता है। देखिए कैसे होगा। नाउ सेकंड वन इज, इसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबनॉर्मेलिटीज। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और एबनॉर्मेलिटीज। और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, है ना।
अब क्रोमोसोम में स्ट्रक्चर चेंज कैसे आएगा, उसके लिए इंपॉर्टेंट है या तो लॉस होगा या गेन होगा किसी भी डीएनए के सेगमेंट का। जैसे आप क्रोमोसोम बनाते हो तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम बनाया आपने, इस क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, आपने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सेल वाले चैप्टर में लास्ट में पढ़ा होगा, तो ये डीएनए हो गया। अब मान लीजिए इस पे जीन है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के, कुछ भी लिख लीजिए। अब मैं आपसे कहूँ कि ये 2 जीन हट गए यहाँ से, तो अब जब क्रोमोसोम बनेगा तो कितना बनेगा, इतना। ए और बी मिस हो गए, ऊपर का हिस्सा टूट के अलग हो गया, तो ये इस कैटेगरी में आएगा, क्योंकि अब जो क्रोमोसोम बना उसमें जीन्स का नंबर कम हो गया। ज्यादा भी हो सकता है और आगे पीछे भी हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हम एक एक करके सारा देखेंगे। सबसे पहले ऐसा होता क्यों है, बिकॉज ऑफ दिस इज ड्यू टू लॉस। लॉस का मतलब है डिलीशन, और गेन, गेन का मतलब है एडिशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस। जिसकी वजह से ये चेंज होगा, तो डीएनए सीक्वेंस कह लीजिए या स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बदल जाएगा। अब इस टाइप के म्यूटेशन आपको कैंसर की सेल्स में कॉमन मिलते हैं। जैसे कैंसर हमारी बॉडी में होता है, तो जो कैंसरस सेल्स हैं वहां पे ऐसे, कैंसर इज ए काइंड ऑफ म्यूटेशन। अगर कैंसर बायोलॉजिकल है, कैंसर होने के भी अलग अलग रीजन है, अगर वो बायोलॉजिकल है तो उसमें जो रीजन है वो ये वाला हो सकता है ना। इट इज कॉमनली सीन, एनसीईआरटी ने दिया भी है, कॉमनली सीन इन कैंसर सेल्स। कैंसर की सेल्स में आपको ये वाले म्यूटेशंस मिल जाएंगे। अब कैंसर के बारे में आप आगे पढ़ेंगे जूम में कि कैंसर में सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं और अनकंट्रोल्ड रेप्लिकेशन है, डिवाइड करती ही चली जाती है। तो जब सेल बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेगी और वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो कहीं पे भी क्रोमोसोम टूट जाएगा। जहां से क्रोमोसोम टूट गया वहां पे लॉस हो गया। अब ये टुकड़ा कहीं किसी और पे जाके जुड़ गया तो दूसरे वाले के लिए गेन हो गया। तो लॉस और गेन ये चलता रहेगा। तो ऐसे म्यूटेशंस आपको कैंसर की सेल्स में कॉमनली दिखाई देते हैं। और आप कैंसर के लिए भी जानते हैं, कैंसर का पेशेंट भी डेथ ही होती है, कैंसर को डिले किया जा सकता है डेथ को, बट होनी तो है ही। तो ये सारी चीजें काफी है, अलग अलग टाइप का है, फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, इजी है। फॉलोइंग टाइप्स, पहला क्या है, डिलीशन। डिलीशन में क्या होगा, लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट, क्रोमोसोम का किनारे का हिस्सा टूट जाएगा। सॉरी, टर्मिनल की जगह इसको पहले बीच में कर दीजिए। डिलीशन में आएगा लॉस ऑफ इंटर कैलोरी, बीच का हिस्सा। क्योंकि ये एनसीईआरटी के हिसाब से तो इश्यू नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में डिलीशन और डेफिशिएंसी हमें दोनों वर्ड एक जैसे ही लगते हैं, दोनों में लॉस होता है, लेकिन एक्चुअली दोनों अलग अलग है। डिलीशन में बीच में से टूटेगा और डेफिशिएंसी में किनारे से टूटेगा। पहले हम डिलीशन पढ़ रहे हैं, तो ये कहलाएगा लॉस ऑफ इंटर कैलोरी सेगमेंट। इंटर कैलोरी का मतलब है बीच में से। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, ये एक क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर है। क्रोमोसोम पे ए बी सी डी ई एफ जी एच ये जीन्स बने हुए हैं, एक डेफिनेट सीक्वेंस भी है इनका। अब वो क्या रहा है, मान लीजिए किसी भी वजह से बीच में से ये सीडी जीन वाला जो टुकड़ा है ये डिलीट हो जाए, यहाँ डिलीशन हो जाए। तो जब डिलीशन होगा तो यहाँ बनेगा क्या, अब जो क्रोमोसोम बनेगा वो क्या कहलाएगा, ए बी सेंट्रोमियर ई एफ जी एच, और जो ये सीडी पोर्शन है ये अलग हो जाएगा। आपने ये भी पढ़ा होगा कि माइटोसिस में या मियोसिस में सेल डिवीजन के टाइम पे जब क्रोमोसोम को अपोजिट पोल पे ले जाते हैं एनाफेज में, तो जो स्पंडल फाइबर है वो कहाँ अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर के ऊपर जो काइनेटोकोर होती है वहां पे। आई होप आपको याद होगा।
तो काइनेटोकोर से स्पंडल फाइबर अटैच होते हैं और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो अपोजिट पोल पे जाते हैं। अब क्योंकि इस सेगमेंट में तो कोई सेंट्रोमियर है नहीं, तो ये तो कहीं भी नहीं जाएगा, अपोजिट पोल में किसी पोल पे नहीं जाएगा, तो ऐसे जीन्स का क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब जब इस क्रोमोसोम के साथ इंडिविजुअल बनेगा तो उसमें सीडी जीन्स जो भी काम कर रहे होंगे वो काम नहीं हो रहे होंगे, बिकॉज ऑफ दैट म्यूटेशन कहलाएगा। मान लीजिए एक इंडिविजुअल में 8 जीन है और 8 जीन अपना अपना काम कर रहे हैं, बट अब जो इंडिविजुअल बनेगा उसमें 2 जीन मिस हो गए, दोनों बीच में से मिस हुए, इसलिए ये कहलाएगा डिलीशन ऑफ सी एंड डी जीन्स। इस तरीके से बोला जा सकता है, तो ये डिलीशन कहलाता है। ठीक है, ये विदाउट सेंट्रोमियर है, इसमें कोई सेंट्रोमियर नहीं आएगी। इसी का लॉस होगा, जो सेंट्रोमियर है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किनारे से होगा तो डेफिशिएंसी कहलाता है। लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट। आप साइड से हटा दीजिए, मान लीजिए यहाँ से ए बी जीन हटा देते तो डेफिशिएंसी आ जाता। तो डिलीशन और डेफिशिएंसी ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है ना। बना के दिखाऊं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहाँ पे मान लेते हैं, इधर से कर लीजिए या इधर से कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। ये ए बी है, इनका लॉस हुआ। अब जब बनेगा तो क्या बनेगा, क्रोमोसोम सी डी ई एफ जी एच और ए बी अलग। ये भी विदाउट सेंट्रोमियर है, इससे ए बी जीन लॉस हो गए। अब लॉस तो लॉस है, एनसीईआरटी ने लॉस को लिखा है डिलीशन, बट हायर क्लास में डिलीशन इज डिफरेंट फ्रॉम डेफिशिएंसी। एनसीईआरटी के हिसाब से डिलीशन ही है, दोनों केस में वो डिलीशन ही कहलाएगा। डिलीशन में क्रोमोसोम के सेगमेंट का लॉस हो जाता है, एनसीईआरटी ने इतने लिखा हुआ है। पर जब आप इसको अलग अलग पढ़ेंगे तो डिलीशन तब होता है जब बीच में से लॉस होगा, और डेफिशिएंसी तब होती है जब साइड में से, चाहे ए बी हटाइए या जी एच। मैंने 2 हटाए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 2 ही हटेंगे, आप केवल ए हटा दीजिए, यहाँ से एच हटा दीजिए, या ए बी सी हटा दीजिए यहाँ से, या यहाँ से एफ जी एच हटा दीजिए, किनारे से कोई भी टुकड़ा। और मैंने एग्जाम्पल में एक क्रोमोसोम में 8 जीन्स लिए हैं, एक्चुअली हमारी बॉडी में एक क्रोमोसोम में हंड्रेड्स ऑफ जीन होते हैं, तो जहाँ 100 जीन है या जहाँ पे 10,000 20,000 जीन्स एक क्रोमोसोम पे हैं, तो वहां से आपने 50-60 जीन्स कम कर दिए या ज्यादा कर दिए, उस हिसाब से इस टॉपिक को आप पढ़ना है। अभी फिलहाल हमने कम करने वाला देखा है। अब क्या करना है, ऐड करने वाला देख लेते हैं। ऐड करने वाले को जो गेन वाला सेक्शन था, ये कहलाता है डुप्लीकेशन। इसको एडिशन बोल सकते हैं। ये कहलाएगा गेन के सेंस में। डुप्लीकेशन में ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो जीन डुप्लीकेट होंगे, मतलब जिन जीन्स का एडिशन होगा वो एक ही होमोलॉगस पेयर के होने चाहिए, ये फिक्स है। डुप्लीकेशन में क्या है, हैविंग एन एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा मतलब गेन होगा, क्रोमोसोम सेगमेंट एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट होगा। क्लियर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट आप बनाएंगे कैसे, हटा दो पेज को। सर लेकिन ये जरूरी थोड़ी कि दोनों होमोलोगस पे ऐड हो जाके एक पर भी तो हो सकता है। अभी करके दिखाता हूं आपको, देखो अगर एक पे आप ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और जो एक्चुअली डेफिनेशन है वो क्या होगा। मान लीजिए हम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना रहे हैं, ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। ये होमोलॉगस है, इसका मतलब क्या होगा, जीन सेम होंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, मैं डोमिनेंट मान लेता हूं तो इधर भी ए बी आएगा, सी डी आएगा, ई एफ आएगा, जी एच आएगा।
अब ये क्या है, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर है। होमोलॉगस मतलब सिमिलर ओरिजिन का। अब जैसे मैंने प्योर लिया, कैपिटल टी लिया था, तो ऐसे ये कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी कैपिटल डी लाइक दिस। ऐसे ये होमोलॉगस बना है। आप चाहे तो स्मॉल लेटर से लिख लीजिए, रिसेसिव हो जाएगा। एक डोमिनेंट एक रिसेसिव बना लीजिए तो हेट्रोजाइगस हो जाएगा। उन सबसे मैटर नहीं कर रहा है, इंपॉर्टेंट है कि ए के सामने ए जीन आएगा, चाहे ए कैपिटल में आए या ए स्मॉल में आए। बी के सामने बी जीन आएगा, चाहे कैपिटल में आए या स्मॉल में आए, तो ही ये होमोलॉगस कहलाएगा। सिमिलर ओरिजिन यानी सिमिलर जीन्स होने चाहिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 जीन है, दूसरे में भी 8 आएंगे, सेम आएंगे। 4 एक तरफ आएंगे, 4 एक तरफ आएंगे, पहले में थे तो इसमें भी ऐसे बनेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या हो कि जो CD जीन्स है वो डुप्लीकेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल CD जीन्स डुप्लीकेटेड, और डुप्लीकेट कितनी बार होंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं 3 टाइम्स ले लेता हूं, 3 बार डुप्लीकेट करूंगा तो बनेगा क्या एक्चुअली? एक क्रोमोसोम तो ऐसे बनेगा AB। अब ये CD है, फिर उसके बाद फिर CD आएगा, फिर उसके बाद फिर CD आएगा, फिर EFGH आएगा, और एक क्रोमोसोम दूसरा वाला वैसे ही रहेगा AB CD EFGH। अब ये नहीं है कि आपने डुप्लीकेट करके यहाँ ले आए, तो यहाँ लाने में ये इंपॉर्टेंट है। आपने वो ठीक कहा कि अगर एक ही क्रोमोसोम पे आए तो क्या होगा, आया तो एक ही क्रोमोसोम पे, CD डुप्लीकेट हुआ और यहीं डुप्लीकेट होता चला गया, यहीं पे ऐड होता चला गया, तो CD का नंबर बढ़ गया। अभी भी होमोलॉगस ही है, क्योंकि जो जीन्स का सीक्वेंस यहाँ पे है ABCDEFGH, वही जीन का सीक्वेंस यहाँ भी है ABCDEFGH। बट ऐसा अगर म्यूटेशन होता है कि कोई भी जीन्स डुप्लीकेट हो जाए ऑन द होमोलॉगस पेयर, मान लीजिए ये 11 नंबर का क्रोमोसोम पेयर है, तो ऐसा नहीं होगा कि CD डुप्लीकेट होके 13th नंबर पे जाके ऐड हो जाए। डुप्लीकेट तो जीन यहाँ का हुआ, एक क्रोमोसोम होता IJKLMNOP, तो ऐसा नहीं है कि CD वाले से निकाल के आप IJKL वाले पे जोड़ दो, ये नहीं करना है। आपको यहाँ से डुप्लीकेट होके इसी के सामने वाले पे, यहाँ से CD डुप्लीकेट हुआ तो ये होमोलॉगस पेयर है, तो यहीं पे जाके इसको आपको ऐड करना होगा, देन ओनली इसको बोला जाता है डुप्लीकेशन। अगर यहाँ से निकाल के कहीं और कर दोगे तो उसका नाम दूसरा है, अभी हम वो भी देखेंगे। फिलहाल ये सेम पे ऐड हुआ है। तो हम जो डेफिनेशन में लिख रहे थे सर अगर हम CCDD कर देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती ना? क्या चीज? अगर हम CCDD कर देते तो CD नहीं, CD की जगह। वो एक्चुअली नहीं है। जब ये होगा तो ये जो सेगमेंट है, जैसे हमने CD सेगमेंट लिया, तो ये CD सेगमेंट ही डुप्लीकेट होगा। CD डुप्लीकेट होगा तो CD बनेगा, और फिर CD बनेगा, फिर CD बनेगा। ये CC DD ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ओके सर, ओके सर। तो हमने डेफिनेशन में लिखा था डुप्लीकेशन में हैविंग एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम सेगमेंट, बट इंपॉर्टेंट ये था अटैच्ड टू इट्स नॉर्मल होमोलॉगस क्रोमोसोम। अब जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है जीन्स, और वो जीन्स कौन से हैं? CD डुप्लीकेटेड 3 टाइम्स। CD जीन था, ये 3 बार डुप्लीकेट हुआ और यहां जाके जुड़ गया। 3 की जगह 2 हो सकता है, कई बार हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इन द सेम क्रोमोसोम पेयर। इंपॉर्टेंट है कोई भी सेगमेंट, चाहे उसमें 10 जीन आए या 1 जीन आए या 50 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए, और कितनी बार रिपीट होगा ये भी नहीं पता। 3 बार होगा, 10 बार होगा, 5 बार होगा, 2 बार होगा। इंपॉर्टेंट है कि एक ही होमोलॉगस पेयर के अंदर ही होगा ये जो भी कुछ हो रहा है, किसी और होमोलॉगस पेयर से इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आगे हम नेक्स्ट चैप्टर में एनसीईआरटी में एक वर्ड भी दिया हुआ है कि जब भी ऐसा होता है, जब ये CD जीन कई बार आएगा, ये 1 बार हो गया, फिर ये 2 बार हो गया, फिर ये तीसरी बार हो गया, तो ऐसे रिपीट्स बार बार आते हैं,
तो इनको बोला जाता है, दीज आर कॉल्ड टेंडम रिपीट्स। इन्हें क्या बोलते हैं? टेंडम रिपीट्स बोलते हैं। आप में से किसी को अगर आगे का चैप्टर थोड़ा बहुत पहले से पढ़ रखा है, याद हो, तो आगे एक नाम आएगा नेक्स्ट चैप्टर में, VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। सर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। हाँ, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, यस। तो जो VNTR है ना, वो हमारी बॉडी में ऐसा वाला होता है। VN का मतलब है वेरिएबल नंबर, क्योंकि सब में नंबर अलग अलग होगा। जैसे मैंने बोला कि 2 बार रिपीट होगा, 5 बार होगा, 10 बार होगा, 50 बार होगा, नहीं पता। तो जो भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, इसी के बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दी गई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो फाउंडेशन है, जो प्रिंसिपल है बिहाइंड द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दैट इज द नंबर ऑफ VNTR इन एन इंडिविजुअल। और कोई भी 2 पर्सन के VNTR एक जैसे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट द मोनोजाइगोटिक ट्विंस। अगर कोई एक जाइगोट से 2 बने हैं तो अलग बात है, अदरवाइज किसी भी 2 इंडिविजुअल के VNTR एक जैसे नहीं होते। बाकी VNTR या वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, तो अभी हमारा वो कंसर्न नहीं है, बट यही चीज आगे हमें कहीं मिलेगी नेक्स्ट चैप्टर में। एक्सक्यूज मी सर। यस सर यहाँ पे जैसे आपने CD को डुप्लीकेट करा है, तो इसमें मतलब पोजीशन वही है हाँ, वहीं पे डुप्लीकेशन। आएगा, देन ओनली ये टेंडम रिपीट्स कहलाएगा। ये आप ऐसा नहीं है कि CD को यहाँ अटैच कर दें, जहां है वहीं पे डुप्लीकेट होगा। ठीक है, CD मतलब जो भी जीन के सेगमेंट है वो वहीं पे अपनी पोजीशन पे डुप्लीकेट होके जुड़ते हैं, पोजीशन नहीं चेंज करनी है। ये थर्ड हो गया। और एक और केस है चौथा, जैसे आप कह रहे थे कि अगर यहां से निकल के किसी और क्रोमोसोम पे जुड़ जाए जो होमोलॉगस नहीं होगा, नॉन होमोलॉगस होगा। मान लीजिए 9th नंबर से कोई जीन डुप्लीकेट हुआ और जाके वो जुड़ गया किसी 13th नंबर पे, तो वो 9 और 13 तो अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम के पेयर हैं। तो ऐसे केस में जीन की पोजीशन ही बदल जाएगी। जो जीन होना चाहिए क्रोमोसोम नंबर 9 पे, पता चला वो जीन हो गया क्रोमोसोम नंबर 22 पे, फॉर एग्जाम्पल। तो उसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन, पोजीशन ही बदल जाएगी। तो फोर्थ एंड लास्ट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन में क्या करना है? ट्रांसलोकेशन में आपको सेपरेशन है एक क्रोमोसोम के सेगमेंट का, और वहां से उसका रीयूनियन होगा, बाद में जाके वो जुड़ेगा भी। जैसे आपने डिलीशन पढ़ा था अभी, तो डिलीशन में क्या हुआ? एक सेगमेंट का सेपरेशन हो गया, डिलीशन हो या डेफिशिएंसी हो, एक सेगमेंट अलग हो गया। पर अगर ये सेगमेंट किसी और पे जाके जुड़ जाए, तो एक के लिए तो डिलीशन या डेफिशिएंसी होगी, दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। बट जब जुड़ेगा तो किसी और क्रोमोसोम पे जुड़ेगा, और होमोलॉगस क्रोमोसोम पे जुड़ेगा, देन ओनली उसको ट्रांसलोकेशन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ ए क्रोमोसोम सेगमेंट एंड इट्स रीयूनियन, दोबारा से जुड़ेगा टू ए नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम। जुड़ेगा कहीं और जाके, उसी जगह पे नहीं। अगर उसी जगह जुड़ जाएगा तो फिर ये हो जाएगा, क्योंकि CD जीन डुप्लीकेट होके वहीं जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये किसी और पे जाके जुड़ेगा तो ट्रांसलोकेशन होगा, है ना। अब जैसे इसमें एक एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए एक ये क्रोमोसोम है, ABCDEFGH। एक ये क्रोमोसोम है IJKLMNOP। अब क्योंकि जीन्स अलग अलग लिखे हैं, इसका मतलब क्या है? ये अलग अलग क्रोमोसोम है, अलग अलग होमोलॉगस पेयर के क्रोमोसोम है। ये अलग पेयर होगा, ये अलग पेयर होगा, है ना। तो ये मैंने 2 अलग अलग बनाए हैं। ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम है क्योंकि इनके जीन्स अलग अलग हैं, ABCDEFGH IJKLMNOP, इस तरीके से दिया है। अब करना क्या है हमें इस केस में? करना ये कि मान लीजिए ये AB सेगमेंट है, यहाँ से टूटा और ये यहाँ जुड़ गया। ऐसे ही IJ सेगमेंट है, ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ जुड़ गया। जरूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे में सर जुड़े। हमेशा एक्सचेंज होगा?
एक्सचेंज जरूरी नहीं है, एक्सचेंज होगा तो हम मैं जो लिखने वाला हूँ वो नाम आ जाएगा, अगर एक्सचेंज नहीं होगा तो वो सिंपल ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। यहाँ से निकाल के यहाँ जोड़ दीजिए तो एक में दो कम हो गए, एक में दो ज्यादा हो गए, ये बन जाएगा सिंपल ट्रांसलोकेशन। बट अगर एक्सचेंज वाला सेगमेंट वाला हुआ तो उसको रेसिप्रोकल बोलेंगे, ये हमारे काम का है, इसीलिए मैंने ये डायग्राम में लिख दिया है। तो अब जब बनेंगे तो क्या बनेंगे, आप बना लीजिए उसी हिसाब से। यहाँ आ जाएगा आई जे सी डी ई एफ जी एच, और यहाँ बन जाएगा ए बी के एल एम एन ओ पी। इसको आप बोलते हैं रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। रेसिप्रोकल इसलिए क्योंकि एक्सचेंज हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लिखा, हम इस चीज को आगे कहीं यूज करेंगे। अगर आप एक तरफ करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, अगर दोनों तरफ से कर रहे हैं तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। इतनी बात है। क्लियर? तो डिलीशन, डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, एनसीईआरटी ने तो बहुत छोटे से पैराग्राफ में ये समझा दिया, एक लाइन लिख के कि लॉस होगा या गेन होगा किसी सेगमेंट का, इस तरीके से। बट ये मैंने क्योंकि डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया आपको, इसलिए आपको ये ज्यादा लग रहा है, वरना जितना मैंने लिखा उतना ही काफी है। डिलीशन होगा या डेफिशिएंसी होगा, डुप्लीकेशन होगा, टैंडम रिपीट्स इंपॉर्टेंट है, और ट्रांसलोकेशन में अगर रेसिप्रोकल हुआ तो उसका आगे कोई यूज है, इसलिए मैंने आपको ये पढ़ा है। ये हो गए सेकंड टाइप के, और ऐसे कैंसर वाली सेल में कॉमन है। एक्चुअली ये कैंसर होता है, उसे हम CML बोलते हैं, क्रॉनिक माइलोजिनस ल्यूकीमिया। इट्स अ काइंड ऑफ ब्लड कैंसर। तो वो ब्लड कैंसर का जो कॉज है वो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, इस वजह से वो होता है। जैसा हमने लिखा कि इस टाइप के म्यूटेशन कैंसर वाली सेल के अंदर कॉमन होते हैं। तो एक ब्लड कैंसर का टाइप है जिसमें ये वाला रीजन है, 9 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से जीन्स निकल के 22वें पे जुड़ जाते हैं, और 22वें से निकल के 9th पे जुड़ जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, फिलहाल अभी आप इतना याद रखिए कि ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन कहलाएगा। थर्ड टाइप का म्यूटेशन जीन म्यूटेशन कहलाता है ना। हमने पहला पढ़ा जीनोमैटिक, दूसरा पढ़ा क्रोमोसोमल। नाउ थर्ड वन इज कॉल्ड जीन म्यूटेशन। अब जीन का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट चैप्टर में आप जब मॉलिक्यूलर बेसिस पढ़ोगे तो उसमें जीन की डेफिनेशन है। जीन का मतलब होता है इट्स ए शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, एक छोटा सा डीएनए का टुकड़ा या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको जीन बोलते हैं। और अगर ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है तो किससे बनेगा, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, यूरेसिल तो आरएनए में होता है, तो ATGC से मिलके बनेगा। अब अगर इसमें कोई चेंज आता है तो म्यूटेशन क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन कहलाएगा। देखिए हम जीन को अगर डिफाइन करेंगे तो जीन क्या कहलाता है, जीन इज ए शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड sequence of DNA which code for a polypeptide। पॉलीपेप्टाइड आप प्रोटीन को बोलते हैं, आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। पॉलीपेप्टाइड इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, 4 अलग अलग लेवल पे होती है। तो जो प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। तो जीन से बेसिकली प्राइमरी स्ट्रक्चर वाला ही प्रोटीन बनेगा, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी तो बाद में बनते हैं, इसको हम जीन बोलते हैं। अब म्यूटेशन क्या है, अगर हम इस न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को बदल दें, मान लीजिए एक जीन के अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड है, तो मैं 100 की जगह 99 कर दूं या 101 कर दूं तो भी जीन बदल जाएगा। और 100 की जगह 100 ही रखूं, लेकिन कहीं पे एडेनिन आ रहा है तो उसकी जगह मान लीजिए मैं थाइमिन कर दूं, कहीं पे साइटोसिन आ रहा है तो उसकी जगह मान लेता हूं कि मैं ग्वानिन कर दूं। मतलब न्यूक्लियोटाइड का टाइप बदल दो या न्यूक्लियोटाइड का नंबर बदल दो, दोनों ही केस में वो क्या कहलाएगा, जीन म्यूटेशन कहलाएगा। जो पहला जीन म्यूटेशन था वो TH मॉर्गन ने ही रिपोर्ट किया, जो आपने ऑलरेडी ड्रोसोफिला के केस में पढ़ा था।
वाइट आई, आपने जो क्रॉस ए पढ़ा था उसमें लिखा था येलो बॉडी वाइट आई फीमेल और ब्राउन बॉडी और रेड आई मेल, और रेड आई मेल को लिखा था वाइल्ड और वाइट आई को मैंने ब्रैकेट में लिखा था म्यूटेंट। तो जो फर्स्ट जीन म्यूटेशन था वो टीएच मॉर्गन ने रिपोर्ट किया इन एनिमल्स, और उस म्यूटेशन का नाम क्या था? वाइट आई ट्रेट इन ड्रोसोफिला। रेड आई तो नॉर्मली होती है हाउस इसकी फ्रूट फ्लाई की, अगर व्हाइट कलर की आई है तो इसका मतलब वो म्यूटेंट फ्लाई है, म्यूटेशन से बनी है। फर्स्ट जीन म्यूटेशन was studied by T.H. Morgan in 1910, और वो था क्या? That was white eye trait in fruit fly. Fruit fly is Drosophila. तो ड्रोसोफिला में जो आपने व्हाइट आई ट्रेट पढ़ा है वो पहला जीन म्यूटेशन था जो टीएच मॉर्गन ने स्टडी किया। अब म्यूटेशन भी जैसे मैंने बोला कि जीन म्यूटेशन भी नेचुरल हो सकते हैं या फिर हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो देयर आर नेचुरल कॉजेस ऑफ जीन म्यूटेशन। नेचुरल कॉज क्या है? नेचर में ऐसे अगर होंगे तो इन्हें क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, अपने आप हो जाते हैं। जीन म्यूटेशन, ऐसे जीन्स क्या कहलाते हैं? नेचुरल और स्पॉन्टेनियस जीन म्यूटेशंस कहलाते हैं। होते क्यों है? ये डिपेंड करता है बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन। आपको पता भी नहीं है बट बहुत सारी जगह से रेडिएशंस निकलते हैं और रेडिएशंस म्यूटेशन कॉज करते हैं। जैसे मान लीजिए सनलाइट है तो आपको पता है सनलाइट में यूवी रेज भी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज भी होती है। वैसे तो पढ़ते हैं कि ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है बट कुछ अमाउंट आता है अर्थ पे, तो अल्ट्रावायलेट रेज म्यूटेशन कॉज करती है, वो बैकग्राउंड रेडिएशन कहलाते हैं। या आपने पढ़ा है कि मान लीजिए रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, वैसे तो अर्थ क्रस्ट के अंदर है यूरेनियम फॉर एग्जाम्पल, बट अगर आप यूरेनियम को बाहर ले आओगे, अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के थ्रू बाहर ले आए न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए या किसी और पर्पस के लिए, तो वो फिर अल्फा बीटा गामा रेज एमिट करेगा, रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, एंड ये रेज भी म्यूटेशन कॉज करती है। तो इन सबको हम बोलते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस। ये वो रेडिएशंस हैं जो हमारे बैकग्राउंड में है, फ्रंट में तो कभी नहीं आते बट हम बहुत सारी चीज़ों से डेली एक्सपोज होते हैं। अब जैसे अल्ट्रासाउंड मशीन होती है, एक्सरे मशीन होती है, तो इन सब से रेज निकलती है ना, सारे म्यूटेशन से। म्यूटेशन, अब ये म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि जो भी अल्ट्रासाउंड कराने जाएगा उसको म्यूटेशन हो ही जाएगा। मैंने स्टार्टिंग में बोला कभी होगा कभी नहीं होगा, हो रहा है तो क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, सिंपल सी बात है। सडन है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, ऑर्गेनिज्म के एज पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजें हैं जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। बैकग्राउंड रेडिएशन एक नेचुरल कॉज हो गया। इसी तरीके से डी एमिनेशन, अमीन ग्रुप का रिमूवल, अमीन ग्रुप ऐड करते हैं तो एमिनेशन बोलते हैं, अमीन ग्रुप रिमूव कर दो तो क्या कहलाएगा? डी एमिनेशन कहलाएगा, है ना, रिमूवल ऑफ अमीन ग्रुप। इसको मैंने क्यों लिखा? बायोमॉलिक्यूल्स में नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, पांचों के बने हुए हैं। आप चाहें तो 11th में बायोमॉलिक्यूल्स में देखिएगा जाए। तो अगर हम साइटोसिन से एक अमीन ग्रुप हटा दें तो यूरेसिल बन जाता है। यूरेसिल और साइटोसिन में केवल एक अमीन ग्रुप का डिफरेंस है। और अगर आपको पता है तो साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ, जबकि यूरेसिल पेयर करेगा एडेनिन के साथ। तो केवल एक अमीन ग्रुप के रिमूवल से न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा, और अगर न्यूक्लियोटाइड बदल जाएगा तो म्यूटेशन क्या कहलाएगा? जीन म्यूटेशन। तो डीएमिनेशन अगर नेचुरल हो गया तो भी वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है। और एक होता है कॉपी एरर। कॉपी एरर होता है ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। डीएनए में जब रेप्लिकेशन होगा तो उस टाइम पे भी एरर आती है, अगर एरर आई तो वो म्यूटेशन का कॉज बनेगी।
नेचुरल या स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन का कॉज बनेगी। तो नेचर में म्यूटेशंस के अलग अलग रीजन हो सकते हैं। अगर म्यूटेशन हम इंड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, उसे बोला जाएगा इंड्यूस्ड और आर्टिफिशियल जीन म्यूटेशंस। ये आएंगे। ये कैसे किए जाएंगे, बाय यूज ऑफ म्यूटाजेन। सर हाँ सर जैसे कि अगर हम म्यूटेशन करना चाहते हैं किसी प्लांट में, तो हम जानबूझकर ये नहीं कर सकते कि किसी के अंदर जीन म्यूटेशन कर दिया, किसी के अंदर क्रोमोसोम, बुक को कैसा भी हो सकता है धोखे में। हाँ, हिडन है, आपको नहीं पता। म्यूटेशन कभी भी साइट डायरेक्टेड नहीं होता, मतलब जहां पे आप करना चाहो वहीं पे हो जाए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। ये तो हिट एंड ट्रायल है। जैसे हम प्लांट में म्यूटेशन यूज करते हैं, है ना। मेरा तो डेजर्टेशन ही म्यूटेशन पे था, तो उसमें क्या है कि हम क्या करते थे, हमने 1 किलो मान लीजिए उड़द की दाल ले ली। मेरा उड़द की दाल का जो प्लांट है उस पर डेजर्टेशन था, तो वो ले लिया। उसको हमने जो है वो एक्सरे का ट्रीटमेंट दिया। 4 घंटे हमने एक्सरे के इक्विपमेंट के अंदर एक ट्रे में सीड्स को फैला के रख दिया। 4 घंटे के बाद उन सीड्स को हमने जमीन में लगाया। हमें पता है कि इनमें से कोई भी प्लांट नहीं बचेगा, बनाएगा ही नहीं कोई प्लांट। बट अगर एक भी बच गया, तो प्लांट अगर एक बच जाएगा तो एक से फिर 1000 सीड बन जाएंगे, क्योंकि जब एक प्लांट के अंदर मूंग की दाल या उड़द की दाल के सीड्स आएंगे तो बहुत सारे आएंगे ना, तो एक से तो बहुत सारे बन जाएंगे। पहली बात है कि बचना चाहिए, जिंदा बचना चाहिए। तो 1 या 2 मान लीजिए जर्मिनेट कर गए। अब जब वो जर्मिनेट कर गए तो मैं पहले उसको स्क्रीन करूंगा, मतलब पहले उसको देखूंगा कि क्या चेंज हुआ, और अगर वो चेंज हुआ तो क्या मेरे काम का है, क्या वो डिजायर्ड करेक्टर है। क्योंकि मेरे चाहने से नहीं होगा, ये तो नेचर है, अपने आप होगा, सडन है। हो सकता है कि मेरे चाहने, मैं जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हो जाए, और हो सकता है ना भी हो। अगर वो जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा हुआ तो मैं फिर आगे का प्रोसीजर अपनाऊंगा, वरना मेरा एक्सपेरिमेंट वहीं फेल हो गया। क्योंकि हम जानबूझ के जहाँ करना चाहें वहां नहीं कर सकते, नहीं तो अचानक से होता है। जब आप एक्सरे का ट्रीटमेंट देंगे तो पूरे सेल में जो डीएनए है उसमें कहीं पे भी चेंज हो जाएगा। आपको कैसे पता कि डीएनए कहाँ चेंज हुआ, कौन सा क्रोमोसोम बदल गया, आपको नहीं पता। आपको बाद में स्टडी करना पड़ेगा वो चीज। पहली बात तो ये कि वो जिंदा रहे। जैसे अभी हम लिखने वाले हैं कि जब आप म्यूटाजेंस को यूज करोगे, म्यूटाजेंस क्या होते हैं, दीज आर द एजेंट जो म्यूटेशन कॉज करते हैं। इसमें से फिजिकल म्यूटाजेन भी होते हैं, आप रेस को भी यूज कर सकते हो, और कुछ केमिकल सब्सटेंस वो भी म्यूटाजेन होते हैं। तो ये इंड्यूस्ड म्यूटेशन है, ये कहलाते हैं। म्यूटाजेन 2 अलग अलग टाइप के हैं, तो यही बना देता हूं। कुछ फिजिकल म्यूटाजेन है, कुछ केमिकल म्यूटाजेंस हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस के एग्जांपल में हाई एनर्जी रेडिएशंस आते हैं। हाई एनर्जी रेडिएशंस का मतलब है फॉर एग्जांपल यूवी रेज या एक्स रेज, ये सब। इवन हाई टेम्परेचर भी हो सकता है। आपने प्लांट फिजियोलॉजी में कहीं Q10 पढ़ा है? कभी सर ने पढ़ाया हो Q10 ट्रांसपिरेशन में, फोटोसिंथेसिस में, या रेस्पिरेशन में? क्यूटिकल की लेयर होती है सर वो तो। नहीं, Q10 इंग्लिश का लेटर है Q, और 10 नीचे लिखा होगा नंबर में, Q10 बोलते हैं उसे। ऐसे लिखा जाता है Q10। इसकी वैल्यू अलग अलग होती है। म्यूटेशन के लिए इसकी वैल्यू 5 टाइम्स है, 5 है। Q10 का Q बोलते हैं टेम्परेचर क्वोशिएंट को। नहीं पढ़ाया तो कोई इश्यू नहीं है, तो सिर्फ एक इंटरेस्टिंग नॉलेज की बात है आपके लिए। बाकी बुक में आपके Q10 के बारे में कुछ नहीं दिया। तो Q10 क्या होता है, टेम्परेचर क्वोशिएंट कहते हैं। अगर हम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा दें तो ऑर्गेनिज्म पे क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कोई प्लांट अगर मान लीजिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड के एनवायरनमेंट में रह रहा है, अगर मैं 20 की जगह 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दूं उसका टेम्परेचर सराउंडिंग का, तो प्लांट की लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा।
30 से 40 कर दूं तो क्या पड़ेगा, 40 से 50 कर दूं, हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड का ही स्लॉट आएगा, इसीलिए Q10 लिखा जाता है। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से आएगा। तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे क्या फर्क पड़ेगा, उसको Q10 बोलते हैं। आगे जो वैल्यू लिखी होती है उतने गुना फर्क पड़ता है। जैसे यहाँ लिखा है कि मान लीजिए कोई प्लांट है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के एनवायरनमेंट में रह रहा है और उसे म्यूटेशन होने के चांसेस 1 है फॉर एग्जांपल। तो अगर हम उसे 20 से निकाल के 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो करा देंगे तो म्यूटेशन होने के चांसेस 5 हो जाएंगे, मतलब 5 गुना म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हाई टेम्परेचर म्यूटेशन को प्रमोट करता है। जैसे हिली एरियाज में लोग रहते हैं या प्लांट होते हैं, उनको म्यूटेशन होने के चांसेस कम होते हैं। जो ट्रॉपिकल बेल्ट पे है, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहाँ म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पे 5 गुना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इसको हम Q10 बोलते हैं। Q10 इक्वल्स टू 5 ऐसे लिखा जाता है। नहीं पढ़ा तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये चीज है कि टेम्परेचर और रेज दोनों ही म्यूटेशन कॉज करते हैं। ऐसे कुछ केमिकल्स भी होते हैं। केमिकल्स में जैसे HNO2 है, नाइट्रस एसिड है ना, ये डीएमिनेशन कॉज करता है। जो हमने लिखा ये तो अपने आप हो रहा है। अगर हम चाहें तो HNO2 का ट्रीटमेंट जब आप करोगे, सर कॉल्चिसिन, कॉल्चिसिन तो पॉलीपोलाइडी में है, वो इसमें नहीं आएगा। कॉल्चिसिन तो क्रोमोसोम में पूरा पूरा सेट बढ़ा देगा, वो कोई एक जीन को चेंज नहीं कर रहा है, वो तो पूरे के पूरे जीनोम को ही बदल दे रहा है। और बदलने का मतलब वो बढ़ा रहा है, कम नहीं कर रहा। तो कॉल्चिसिन तो पॉलीपोलाइडी में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। यहाँ तो केमिकल्स लेने हैं, लाइक HNO2 है, नाइट्रस एसिड है ना। तो नाइट्रस एसिड क्या है, ये डीएमिनेटिंग एजेंट है, डीएमिनेशन कॉज करता है ये। इसी तरीके से होते हैं एल्काइलेटिंग एजेंट, जो एल्काइलेशन एल्काइल ग्रुप को ऐड करते होंगे, है ना। इट्स प्योर केमिस्ट्री। जैसे आप बायोकेमिस्ट्री या बायोमॉलिक्यूल्स में आपने पढ़ा है, तो एल्काइल ग्रुप अगर ऐड करेंगे तो एल्काइलेटिंग एजेंट्स कहलाएंगे। ऐसे ही बेस एनालॉग होते हैं। बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन, साइटोसिन, इनके सिमिलर कंपाउंड होते हैं एनालॉग, जिनका ओरिजिन डिफरेंट होगा बट वो वही काम करेंगे जो ये करते हैं, तो बेस एनालॉग कहलाते हैं। और बहुत सारी डाइज भी होती हैं जो कपड़ों के रंगने में यूज होती है, वो भी म्यूटाजेनिक होती है, वो भी म्यूटेशन कॉज करती है ना। इसीलिए वो ग्लव्स पहन के या माउथ पे मास्क लगा के डाइंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, बिकॉज वो डाई हमारी बॉडी के अंदर जाके भी म्यूटेशन कर सकती है, बाकी प्लांट, एनिमल, फंगी सब में म्यूटेशन कॉज कर सकती है, क्योंकि वो म्यूटाजेनिक होती है। तो ये म्यूटेशन में जितना भी है जर्नलाइज, अभी हमने जीन म्यूटेशन को देखा। फिर जहाँ पे आती है, मैंने अभी जो बोला आज की क्लास में, वो इम्पोर्टेंट है कि म्यूटेशंस आर जनरली लीथल। इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो आप पढ़ रहे हैं, लीथल का मतलब डेडली। जो फ्रीक्वेंसी आएगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्वाइवल, वो 1 आउट ऑफ 1 मिलियन आएगी। 1 लाख में से 1 जिंदा रहेगा, वरना सबकी डेथ हो जाएगी। तो म्यूटेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 आउट ऑफ 1 मिलियन आती है। ये तो ये हिट एंड ट्रायल है, मतलब हम काम भी करेंगे और हमें पता भी है कि जिंदा तो कोई बचेगा नहीं, फिर भी आप कहेंगे सर कर ही क्यों रहे हैं, इस एक की उम्मीद में कर रहे हैं। अगर ये एक भी बच गया तो हमारा काम शुरू हो जाएगा, हम कुछ नया डिस्कवर कर पाएंगे। और 10 लाख एनिमल पे काम करना बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, बट 10 लाख सीड्स पे काम करना बड़ा आसान है। 1 किलो गेहूं ले लेंगे तो उसमें भी आपको शायद 10 लाख सीड्स मिल जाएं। लेकिन अगर आप 10 लाख शीप या हॉर्स पे काम करना चाहें तो इम्पॉसिबल टास्क है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए प्लांट्स में म्यूटेशन करके हमने प्लांट ब्रीडिंग में क्रॉप को इम्प्रूव किया, एनिमल्स में म्यूटेशन करके हमें कुछ नहीं मिला। करना भी मुश्किल है और डेथ होने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए डिजायर्ड कैरेक्टर आते भी नहीं है। अब आता है कि जीन म्यूटेशन भी 2 टाइप का है, इसको भी देखते हैं। हटा दो इस पेज को।
जीन म्यूटेशन भी दो टाइप का है। Are of two types. एक कहलाता है फ्रेम शिफ्ट, म्यूटेशन, इसको गिब्रिश म्यूटेशन भी कहते हैं। फ्रेम शिफ्ट और गिब्रिश म्यूटेशन। इसमें क्या होगा, जब हम डीएनए को बनाते हैं या किसी जीन को बनाते हैं तो उसके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस आएगा, जैसे मैंने बोला, और नेक्स्ट चैप्टर में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे हमें जीन के हिसाब से ही मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को पढ़ना है। तो जब आप एक जीन को बनाएंगे इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तो उसको रीड करने का एक तरीका है, उससे जब प्रोटीन बनती है तो उसका एक प्रॉपर मैनर है। मैनर क्या है, हम तीन तीन नाइट्रोजिनस बेस को रीड करते हैं, तीन तीन नाइट्रोजिनस बेस को रीड करते जाते हैं। इसको बोलते हैं रीडिंग फ्रेम, कि हम इसको पढ़ेंगे कैसे, एक जीन पे जो नॉलेज है उसको पढ़ा कैसे जाता है, वो 3 लेटर्स की फॉर्म में होती है। अब करना क्या है, कोई भी एक न्यूक्लियोटाइड कम या ज्यादा कर दीजिए, तो जहां से आप कम या ज्यादा करेंगे उसके आगे का सब बदल जाएगा। जैसे मैं आपको पहले तो लिख देता हूँ कि एक्चुअली है क्या। दिस इज डिलीशन, मतलब कम करना है, और इंसर्शन मतलब इंसर्ट करना है, ऑफ ए बेस इन डीएनए, या हमारे लिए जीन लिखा हुआ है। एक बेस को या तो डिलीट करना है या इंसर्ट करना है ना? इससे होगा क्या, विच रिजल्ट्स इन शिफ्टिंग ऑफ रीडिंग फ्रेम। सर स्क्रीन में आ रही है। क्लियर है सर? देखो, रीडिंग फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट। रीडिंग फ्रेम किसका होता है, मैसेंजर आरएनए का। आरएनए जानते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, यस ये भी सर। बायोमॉलिक्यूल्स में दिया है। तो मैसेंजर आरएनए का रीडिंग फ्रेम होता है, वो बदल जाएगा। जैसे देखो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए डीएनए है, इस पे लिखा क्या है, कुछ भी लिख लीजिए, बस एटीजीसी लिखना है, एटीजी सी सी टी टी ए। ये जरूरी नहीं आप ऐसा लिखें, बस एटीजीसी जो मन चाहे लिख लीजिए आप। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जब पढ़ा जाएगा, ये मान लीजिए एक जीन है, ये कौन सी प्रोटीन बनाएगी, ये कैसे पता चलेगा, इसको तीन तीन की फॉर्म में पढ़ना है। ये एक है, ये दूसरा अमाइनो एसिड हो जाएगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, और ऐसे ये छठा होगा, एंड सो ऑन। हमेशा थ्री लेटर्स को पढ़ के प्रोटीन बनाई जाती है। अब हम करेंगे क्या, मान लीजिए आप यहाँ पे ये तीन तीन है, अब इसमें होगा क्या कि आप इस पोजीशन पे, मान लीजिए इस पोजीशन पे आपको क्या करना है, टी ऐड करना है। एडिशन है ये, एडिशन ऑफ टी, कैपिटल टी। तो जब आप कैपिटल टी ऐड करोगे तो अब क्या बन जाएगा ये, देखो अब आपको वही लिखना पड़ेगा जो मैंने लिखा। ए है टी सी जी सी सी टी ए। अब यहाँ बीच में क्या आ गया, टी आ गया जो हमने ऐड किया, और उसके आगे का फिर आप लिख लीजिए। अब क्या है, ए टी सी सी जी टी टी ए टी। अब ये नया डीएनए बन गया, न्यू। अब जब इसको पढ़ेंगे तो क्या होगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी ऐसा था, ये भी ऐसा ही है। इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ, पहले भी जीसीसी था, अब भी जीसीसी है। अब पहले क्या था, टी ए, अब क्या बन गया, टी ए टी, और अब सब बदल जाएंगे। फिर ये था टी सी सी, अब क्या बन गया, ए टी सी।
फिर यहाँ था GTT, अब क्या बन गया CGP, फिर यहाँ था AT और कुछ यहाँ पे क्या आ गया TAT। जिस जगह से ऐड करोगे या डिलीट करोगे उसके आगे का सब बदल जाएगा। इसको बोलते हैं हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अभी के लिए आप इतना ही समझ सकते हैं कि अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को ऐड या डिलीट करेंगे तो उसके आगे का सारा कुछ बदल जाएगा, क्योंकि रीडिंग फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, इसलिए इसको बोल दिया गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, या इसको हम गिबरिश म्यूटेशन बोलते हैं। ये पहला है, इसके बारे में ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल आपको पढ़नी है, तो इसलिए कोई इश्यू नहीं है कि इनके मीनिंग भी आगे एक्चुअली नेक्स्ट चैप्टर में दिए हैं कि ये किस किस अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, प्रोटीन में क्या क्या फर्क पड़ेगा, ये सारी बातें हैं। दूसरा क्या कह रहा था, दैट सेकंड वन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में क्या करना है, हमें नंबर, यहाँ पे क्या होगा, एक ऐड करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 100 लिखे होते, एक ऐड करोगे तो अब नए वाले में कितने हो जाएंगे 101, या एक कम कर दोगे तो नए वाले में कितने रह जाएंगे 99। तो यहाँ पे तो न्यूक्लियोटाइड का नंबर बदलेगा। यहाँ क्या करने वाले हैं, यहाँ न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ उसका टाइप बदलेंगे, 100 का 100 रखेंगे, बस एक को बदल देंगे। कैसे करते हैं, इसको करने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो या इस तरीके से लिखते हो कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है, दिस इज चेंज। चेंज का मतलब रिप्लेसमेंट ऑफ बेस इन जीन और DNA, कुछ भी लिख लीजिए। आप किसी बेस को रिप्लेस करोगे या चेंज करोगे। बेस आपने पढ़े होंगे बायोमॉलिक्यूल्स में, जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। प्यूरीन होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, पायरिमिडीन होते हैं साइटोसिन और थाइमीन DNA में। और अगर RNA है तो थाइमीन की जगह यूरेसिल आता है। अभी क्योंकि हम DNA पढ़ रहे हैं तो यूरेसिल से तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए एडेनिन ग्वानिन प्यूरीन है और साइटोसिन थाइमीन पायरिमिडीन है। ये आपने बायोमॉलिक्यूल्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो जब आप इस बेस को रिप्लेस करेंगे तो ये पॉइंट म्यूटेशन भी दो टाइप का हो गया। वन इज कॉल्ड ट्रांजिशन, अदर वन इज कॉल्ड ट्रांसवर्जन। अगर आप एक प्यूरीन को प्यूरीन से बदल दें, प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन, और पायरिमिडीन is replaced by pyrimidine, तो ऐसा पॉइंट म्यूटेशन क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन कहलाता है। प्यूरीन को प्यूरीन से रिप्लेस करना है, प्यूरीन क्या होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, तो एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए या ग्वानिन की जगह साइटोसिन एडेनिन आ जाए, ए की जगह जी या जी की जगह ए, तो ये क्या कहलाएगा ट्रांजिशन। ऐसे पायरिमिडीन क्या होते हैं साइटोसिन और थाइमीन, तो थाइमीन की जगह साइटोसिन आ जाए या साइटोसिन की जगह थाइमीन आ जाए तो भी वो क्या कहलाएगा ट्रांजिशन। एक प्यूरीन को प्यूरीन से या एक पायरिमिडीन को पायरिमिडीन से रिप्लेस करोगे तो वो क्या कहलाएगा ट्रांजिशन कहलाता है। अगर हम प्यूरीन को पायरिमिडीन से रिप्लेस कर दें तो क्या बनेगा, ट्रांसवर्जन बोल देंगे। प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, तो वो क्या कहलाएगा ट्रांसवर्जन कहलाएगा। उसका वर्जन ही बदल दिया हमने, जो प्यूरीन था उसकी जगह अब क्या आ गया पायरिमिडीन आ गया। तो जब वर्जन चेंज हो जाएगा तो वो ट्रांसवर्जन बोला जाएगा। इसको कैसे बनाओगे, आप ऐसे समझ सकते हो, हमारे पास एडेनिन है, एडेनिन की जगह ग्वानिन आ जाए या ग्वानिन की जगह एडेनिन आ जाए तो क्या बन जाएगा ट्रांजिशन। ऐसे ही साइटोसिन की जगह थाइमीन आ जाए या थाइमीन की जगह साइटोसिन आ जाए तो भी क्या बनेगा ट्रांजिशन। तो प्यूरीन की जगह प्यूरीन या
पायरिमिडीन की जगह पायरिमिडीन, तो क्या बनेगा? ट्रांजिशन। तो जो ब्लू से बना है वो क्या है? ट्रांजिशन। अब यहाँ क्या कर रहे हैं? प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन लेके आना है, तो एडेनिन की जगह साइटोसिन आ सकता है या साइटोसिन की जगह एडेनिन आ सकता है। ऐसे एडेनिन की जगह थाइमीन आ सकता है या थाइमीन की जगह एडेनिन आ सकता है। थाइमीन की जगह ग्वानिन भी हो सकता है, ग्वानिन की जगह थाइमीन भी हो सकता है, और साइटोसिन की जगह ग्वानिन हो सकता है या ग्वानिन की जगह साइटोसिन भी हो सकता है। जो रेड लाइन से बने हुए हैं वो सारे ट्रांसवर्जन है, और जो ब्लू से बना हुआ है वो ट्रांजिशन है। इसे समझाने के लिए मैं लिखता तो पूरा पूरा अलग से लिखना पड़ता है कि एडेनिन की जगह या तो साइटोसिन या थाइमीन, साइटोसिन की जगह या तो एडेनिन और ग्वानिन, ग्वानिन की जगह या तो साइटोसिन और थाइमीन, और थाइमीन की जगह या तो एडेनिन या ग्वानिन। तो क्या बन जाएगा? ट्रांसवर्जन। और एडेनिन की जगह ग्वानिन, ग्वानिन की जगह एडेनिन, या साइटोसिन की जगह थाइमीन, थाइमीन की जगह साइटोसिन, तो क्या बनेगा? ट्रांजिशन। केवल एक न्यूक्लियोटाइड को बदलना है, कम ज्यादा नहीं करना है, 100 के 100 रहेंगे, बस किसी भी जगह पे आप रिप्लेसमेंट करेंगे। जब आप रिप्लेसमेंट करेंगे तो वो कहलाएगा पॉइंट म्यूटेशन। और अगर एक कम या ज्यादा करें जिससे उसकी जगह से आगे का सब कुछ बदल जाए तो वो कहलाएगा फ्रेम शिफ्ट या गिबरिश म्यूटेशन। ये दो टाइप के जीन म्यूटेशंस होते हैं। क्लियर? कोई डाउट? नहीं? नो सर। चलो, अब इसका एक एग्जाम्पल दिया है एनसीईआरटी में, सिकल सेल एनीमिया। अभी तक सिकल सेल एनीमिया को आप कई बार पढ़ चुके हैं। सबसे पहली बार आपको मैंने पढ़ाया था सिकल सेल एनीमिया कोडोमिनेंस में। सिकल सेल एनीमिया का जो कैरियर होता है वो कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। फिर आपको मैंने पढ़ाया था प्लियोट्रॉपी में भी, कि प्लियोट्रॉपी में भी सिकल सेल एनीमिया लिखाया था। फिर आप अभी पढ़ रहे हैं सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का भी एग्जाम्पल है, और पॉइंट में भी अगर आ जाए कि वो ट्रांजिशन है या ट्रांसवर्जन है, तो अभी हम वो भी देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, ट्रांजिशन का है या ट्रांसवर्जन का है। वैसे वो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है। और जब आप पेडिग्री एनालिसिस पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगी, तब भी आप सिकल सेल एनीमिया को पढ़ेंगे कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। फिलहाल अभी हम पॉइंट म्यूटेशन कंप्लीट करते हैं। इसमें एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया। देखिए, पॉइंट म्यूटेशन का क्लासिकल एग्जाम्पल है। एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन is sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया पॉइंट म्यूटेशन का एक एग्जाम्पल है। होता क्या है सिकल सेल एनीमिया में? आप अपनी बुक में भी इस चीज को देख सकते हैं। मैं पूरा नहीं बना रहा, जितना काम का है उतना बना रहा हूँ। बुक में आपके पूरा डायग्राम एक फिगर सा प्रिंट कर रखा है एनसीईआरटी में, वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। डीएनए होगा, हाँ, डीएनए से एमआरएनए बनेगा, तो हम सिर्फ एमआरएनए बना रहे हैं। ये एमआरएनए है। हाफ ऑफ कंपेयर करके बना हुआ है, तो मैं वैसे ही कोशिश करता हूँ। ये भी एमआरएनए। एमआरएनए हमेशा 5 प्राइम 3 प्राइम से 5 प्राइम आप पोलैरिटी शो करते हैं, 3 to 5, 5 to 3, इस तरीके से। तो एमआरएनए 5 प्राइम से ये 3 प्राइम की तरफ है, ऐसे ये भी 5 से 3 की तरफ है। इस एमआरएनए पे एक सीक्वेंस आएगा, कोडॉन आएगा, जो है GAG। अगर यहाँ पे GAG है तो इससे बनने वाले प्रोटीन के अंदर, यानी इससे बनने वाला जो पॉलीपेप्टाइड आएगा, ये बीटा ग्लोबिन है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, आपने पढ़ा होगा हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के एग्जाम्पल में, जहां तक मुझे याद है। बाकी आपने जहां भी हीमोग्लोबिन पढ़ा हो, हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, और सेंटर में एक आयरन होता है। हीम वर्ड आयरन से है, और जो प्रोटीन की चेन्स है वो ग्लोबुलर नेचर की है, तो उन्हें नाम ग्लोबिन दिया गया, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन। तो जो बीटा ग्लोबिन चेन है जो मैं बना रहा हूँ,
इसकी 6th पोजीशन पे यहाँ पे जो अमाइनो एसिड आता है दैट इज वैलीन, VAL लिखा होगा। सॉरी, अभी आप नॉर्मल वाला बना रहे हैं तो सर बीटा गैलेक्टिसाइड हो। नहीं नहीं, वो नहीं है, ये GLU है, 6th पोजीशन है। आप चाहे तो फिगर में जो NCERT है उसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 नंबर पे GLU लिखा होगा एक सर्कल के अंदर, और फिर 7th एंड सो ऑन, आगे बहुत बड़ी चेन है। हमें केवल 6th पोजीशन। ग्लूटामिक एसिड। हाँ, ग्लूटामिक एसिड, GLU इज ग्लूटामिक एसिड। तो अगर GAG होगा तो इसकी जगह अमाइनो एसिड क्या आएगा, ग्लूटामिक एसिड, उसको GLU लिखा जाता है। ऐसे केस में जो हीमोग्लोबिन बनता है वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसको लिखा जाता है HbA, हीमोग्लोबिन नॉर्मल है ये। अगर मान लीजिए इस GAG की जगह यहाँ पे 6 पोजीशन पे GUG हो जाए, केवल एक न्यूक्लियोटाइड बदला, एडेनिन की जगह क्या आ गया, यूरेसिल, है ना, क्योंकि RNA है तो RNA में थाइमीन तो आएगा नहीं, RNA में क्या आएगा, यूरेसिल आएगा, थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। तो एडेनिन की जगह यूरेसिल आ गया। एडेनिन क्या है, प्यूरिन, अभी आपने पढ़ा, और यूरेसिल क्या होता है, पायरिमिडीन, यानी कि एक प्यूरिन की जगह आप क्या लेके आए हैं, पायरिमिडीन। और अगर प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन आएगा तो क्या कहलाएगा, ट्रांसवर्जन। अभी आपने यही लिखा है कि प्यूरिन की जगह पायरिमिडीन अगर आएगा तो ट्रांसवर्जन। तो अगर GAG की जगह GUG हो जाए तो बनने वाले बीटा ग्लोबिन के अंदर 6th पोजीशन पे जहां ग्लूटामिक एसिड है इसकी जगह क्या आ जाएगा, वैलीन आ जाएगा, अमाइनो एसिड बदल जाएगा। GLU की जगह क्या आ गया, VAL आ गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ गया, वैलीन आ गया। अब ऐसे जब हीमोग्लोबिन बनेगा तो ये कहलाएगा सिकल सेल हीमोग्लोबिन। इसको HbS लिखते हैं। और फिर यहां से जो डिजीज या डिसऑर्डर होता है वो कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया हमारी बॉडी में क्यों हो रहा है, क्योंकि केवल एक नाइट्रोजिनस बेस बदल गया। बीटा ग्लोबिन के जीन में 6ठे नंबर पे जहां पे GUG और GAG होना चाहिए था वहां पे गलती से GUG हो गया। तो जस्ट बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड दैट इज GAG में A, जिसकी जगह पे हुआ GUG में U, तो 6th नंबर का अमाइनो एसिड बदलेगा, बाकी कोई नहीं बदलेगा। जो पहले के 5 है वो वैसे ही रहेंगे, आगे के जितने भी हैं वो भी वैसे रहेंगे। यहाँ भी पहले के 5 वही रहेंगे, आगे के जो है वो वैसे ही रहेंगे। केवल 6th पोजीशन पे क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वैलीन। तो उससे क्या होगा, जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनना चाहिए उसकी जगह सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन जाएगा। नॉर्मल RBC की जगह RBC का शेप सिकल सेल का हो जाएगा। और फिर ऐसा डिसऑर्डर हमारी बॉडी में कहलाता है सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, इट्स अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन वेयर GAG इज रिप्लेस्ड बाय GUG या glutamic acid is replaced by valine at the 6th position in the chain of beta globin। ये आपको याद रखना है। NCERT में ये mRNA है, इसके करस्पॉन्डिंग इसका DNA भी बना हुआ है। आप DNA से बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट था रिप्लेसमेंट, तो हमने सिर्फ उतना ही देखा, GAG is replaced by GUG और glutamic acid is replaced by valine। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहलाएगा सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? ये हो गए डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस, जीनोमैटिक, क्रोमोसोमल एज वेल एज जीन। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस होते हैं। अब हमें पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, फ्रेश टॉपिक है वो, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, और उसी के बेस पे पेडिग्री एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी, वो दोनों एक साथ ही हो जाएंगे, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? लास्ट वाली क्लास अब जो होगी वो प्रोबेबली हो सकता है इस चैप्टर की भी लास्ट हो, आपके फेस की भी लास्ट हो, 6 o'clock के आगे 6:30 तक भी शायद वो चली जाए, क्योंकि आई थिंक कि उस दिन हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब जो भी क्लास आपकी आएगी उसमें आप ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे, अलग अलग कैटेगरी के हैं,
वो सब हमें पढ़ने हैं, और उनके बेस पे पेडिग्री कैसे बनाई जाती है, पेडिग्री को सॉल्व कैसे करते हैं, वो सब चीज़ें भी हैं। फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो एक क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ले लेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आई होप कि कंप्लीट हो जाएगा। सो योर लास्ट टॉपिक इज ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर, और ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर एक डाउट है। हाँ सर आपने लास्ट क्लास में क्रोमोसोम मैप बनवाया था। तो उसमें सर आपने एक एग्जाम्पल बनवाया था जिसमें आपने क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स दिखाई थी ABC। तो सर मेरे को ये पूछना है कि जो क्रॉसिंग ओवर होगी, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए, तो वो जीन्स में आपस में करेंगे या फिर होमोलोगस पेयर में करेंगे? नहीं, जीन के आपस में कैसे कर सकते हो आप? आपको होमोलॉगस पेयर ही बनाना पड़ेगा। इसीलिए तो लिंकेज मैप की डेफिनेशन में हमने लिखा कि लिंकेज ग्रुप में क्या लिखा था कि एक क्रोमोसोम पे जितने भी जीन्स होंगे वो लिंकेज ग्रुप कहलाएगा, उनको नहीं अलग कर सकते। अलग किसको करोगे? होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पे जो जीन्स हैं उनको आप आगे पीछे कर सकते हो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। तो आपको होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनाना पड़ेगा, देन ओनली हम उनको रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी में ले जा पाएंगे। ओके सर, थैंक यू। क्लियर? यही तो आपने पूछा, आपको होमोलॉगस पेयर बनाना पड़ेगा तभी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आएगी। एक पे तो एग्जाम्पल है, जैसे मैंने अभी भी बनाया था, अभी मैंने आपको ट्रांसलोकेशन पढ़ाया था ना। तो ट्रांसलोकेशन में जैसे मैंने ये 2 क्रोमोसोम बना दिए, बट एक्चुअली है क्या, इसका भी एक होमोलॉग बनेगा जैसे ऊपर बना हुआ है, ऐसे इसका भी होमोलॉग बनेगा। तो अगर आपस में चेंज होगा तो ये कहलाएगा, अगर नॉन होमोलॉगस के बीच में होगा तो ये। अब जैसे आप इसको और एक टर्म यूज किया जा सकता है, मुझे याद आ गया, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। आप क्या पढ़ते हैं? क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं। क्रॉसिंग ओवर की डेफिनेशन क्या होती है? एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ ए पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट? होमोलॉगस क्रोमोसोम में अगर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो क्या कहलाएगा? क्रॉसिंग ओवर। यहाँ देख रहे हो तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, बट ये नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में है। तो ये क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं, जो ये रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन है, दिस इज आल्सो कॉल्ड इल्लीगल, या इसको इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। लेजिटिमेट पूरा लिख लीजिएगा, क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर नॉर्मल नहीं है, लीगल नहीं है, इल्लीगल है या इलेजिटिमेट। इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ भी एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक सेगमेंट का, बट ये, और नॉन सिस्टर ये भी हैं, बट ये अलग अलग होमोलॉगस क्रोमोसोम की हैं। जबकि अगर सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम में होगा तो जो क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ते हैं उसको आप लीगल क्रॉसिंग ओवर बोल सकते हैं, ये इलीगल क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। हर क्लासेस में हम इसको इलीगल या इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन को इलेजिटिमेट क्रॉसिंग ओवर भी बोला जाता है। क्लियर? ओके सर। किसी को कुछ? बताइए। नहीं? ठीक है, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप म्यूटेशन इसको अच्छे से कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास पूरी तरीके से थ्योरेटिकल है, उसमें तो जो की सारी डिसऑर्डर है, जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तो जो डिस्कवरी हुई या जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको सिर्फ याद करनी है, क्योंकि हम उनको पूरा नहीं पढ़ सकते। हमारी बॉडी में कोई डिजीज कैसे होती है या डिसऑर्डर क्यों होता है, उसमें क्या क्या मैकेनिज्म है, तो वो सब हम, होती तो है, सब कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं। तो हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर पढ़ने हैं, उनमें जो फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं वो देखने हैं, और उनके लिए जब पेडिग्री एनालिसिस की जाती है वो कैसे की जाती है। ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस चैप्टर में, और आपके फेज में भी, फेज 4 में ये लास्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा, ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर एंड पेडिग्री एनालिसिस। इसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट तो नहीं है किसी को? मैं ऑफ कर रहा हूँ।
नो सर। Okay. थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर।